फर्स्ट चैप्टर है भारत और आधुनिक दुनिया। भारत और आधुनिक दुनिया से संबंधित पहला प्रश्न है कि ये जो कथन है तीन, इस पे विचार करिए। क्या क्या कथन है? नवजागरण ने यूरोप के अनेक व्यक्तियों को स्वतंत्र चिंतन के लिए और चीर स्थापित सिद्धांतों तथा प्रथाओं के बारे में प्रश्न उठाने के लिए प्रेरित किया था। बिल्कुल सही है। देहाती क्षेत्र की अपेक्षा शहरों में ज्यादा खुला वातावरण था, इसीलिए शहरों में तरह तरह के नए विचारों और कला का खूब विकास हुआ था। ये भी सही है। समाज और सरकार में व्यापारियों को उच्च पद प्राप्त हुए थे, जिससे कि सरदारों और आम लोगों के बीच में एक नए वर्ग मध्य वर्ग का उदय हुआ। ये भी बिल्कुल सही है। तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नवजागरण ने यूरोप में अनेक व्यक्तियों को स्वतंत्र चिंतन के लिए और चिरस्थायी सिद्धांत और प्रथाओं के बारे में निसंकोच प्रश्न करने के लिए प्रेरित किया था। इसके फलतः वैज्ञानिक पद्धति का प्रसार हुआ, जिसका जन्म मध्य युग के अंतिम दौर में इटली के कुछ नगरों में हुआ था। देहाती क्षेत्र में देहाती क्षेत्र की अपेक्षा शहरों में ज्यादा खुला वातावरण था, इसीलिए शहरों में तरह तरह के नए विचारों का और कला तथा साहित्य से संबंधित क्रियाकलापों का खूब विकास हुआ। जैसे जैसे व्यापार में वृद्धि होती गई, वैसे वैसे व्यापारी वर्ग का महत्व बढ़ता गया। समाज और सरकार में व्यापारियों को उच्च पद प्राप्त हुए, तो इस तरह से सरदारों और आम लोगों के बीच में एक नए वर्ग मध्य वर्ग का उदय हुआ। तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नई समाज व्यवस्था के संदर्भ में विचार करिए। इस व्यवस्था में घरेलू व्यवस्था का स्थान कारखाना व्यवस्था ने ले लिया था। बिल्कुल सही है। इस नए व्यवस्था में घरेलू व्यवस्था का स्थान, जो नई व्यवस्था आई थी समाज व्यवस्था, उसमें उसका स्थान कारखाना व्यवस्था ने ले लिया था। दूसरा है कि नई व्यवस्था में राजा या सामंत का स्थान मालिक या पूंजीपति ने ले लिया था। ये भी सही है। इस नई समाज व्यवस्था का उदय सबसे पहले अमेरिका में हुआ था? नहीं, सबसे पहले इसका विकास हुआ था शायद इंग्लैंड में हुआ था। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? गलत पूछ रहा है कि कौन सा गलत है। प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, हमेशा यहाँ पे सही और गलत कंफ्यूजन हो जाता है और गलत हो जाते हैं ऐसे प्रश्न कई सारे। तो यहाँ आप जरूर से देखिए कि क्या पूछ रहा है। इसमें से गलत पूछ रहा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन बी, केवल तीसरा गलत है, बाकी दोनों ही सही है। वस्तुओं की मांग ज्यादा बढ़ जाने के कारण उत्पादन के तरीकों में बड़ी तेजी से परिवर्तन हुआ। उसके पहले कारीगर अपने सामान्य औजारों से अपने घरों में काम करते थे और उनके परिवारों के सदस्य उनकी मदद करते थे। ये घरेलू व्यवस्था बाजार की लगातार बढ़ती मांग की पूर्ति करने में समर्थ नहीं था। 18वीं सदी में इसका स्थान ले लिया था कारखाना व्यवस्था ने। पहले की समाज व्यवस्था में राजा या सामंत सबसे शक्तिशाली हुआ करते थे, मगर नई व्यवस्था में उनका स्थान कारखाने के मालिक या फिर पूंजीपति ने ले लिया। दूसरा भी सही है। तीसरा गलत है, जैसे कि उस स्टेटमेंट में दिया था कि अमेरिका में हुआ था, तो अमेरिका में नहीं, इंग्लैंड में हुआ था। औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में ये चार स्टेटमेंट दिए गए। विचार करिए और बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। कारखानों में मशीनों की मदद से वस्तुओं के उत्पादन को औद्योगिक क्रांति का नाम दिया गया है। इस क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में 17वीं सदी के आखिरी में हुई। इस क्रांति ने केवल इंग्लैंड की उत्पादन प्रणाली को प्रभावित किया। धमन भट्टी तथा बिजली जैसे आविष्कारों ने औद्योगिक क्रांति को अधिक प्रभावकारी बनाया था। सही पूछा जा रहा है इसमें कि कौन सा सही है। सही केवल पहला और चौथा है, बाकी दूसरा तीसरा। 17वीं सदी में नहीं, 18वीं सदी में इसका हुआ था, इसकी शुरुआत इंग्लैंड में। पहला सही है, क्योंकि कारखानों में मशीन की मदद से वस्तुओं के उत्पादन को औद्योगिक क्रांति कहा गया, और इस क्रांति की शुरुआत 17वीं नहीं 18वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ था। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। तीसरा भी गलत है। तीसरा स्टेटमेंट आपसे कह रहा था कि इंग्लैंड की उत्पादन प्रणाली को प्रभावित किया था। इंग्लैंड की नहीं, बल्कि ये इस क्रांति ने अन्य जगहों की उत्पादन प्रणाली को भी प्रभावित किया था। आगे चलकर के बिजली तथा धमन भट्टी जैसे आविष्कारों ने और लोहे की ढलाई तथा बेलनी के नए संसाधनों ने औद्योगिक क्रांति को पहले से भी अधिक प्रभावकारी बना दिया था। चौथा वाला स्टेटमेंट सही है। अमेरिकी क्रांति के संदर्भ में ये तीन कथन आपके पास हैं, और विचार करिए कि इनमें से कौन कौन से सही हैं। अंग्रेजी सरकार के द्वारा उत्तरी अमेरिका में बसाए गए 13 उपनिवेशों के अधिकांश लोग इटली से आए थे। दूसरा है, अमेरिकी नेता थॉमस जेफरसन ने अपने अधिकारों का उपयोग करने के लिए अपने उपनिवेशी साथियों को प्रोत्साहित किया। तीसरा है, 4 जुलाई 1776 को 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने मिलकर के स्वतंत्रता की घोषणा की थी। तो आपसे सही पूछा जा रहा है, तो आप कहेंगे केवल दूसरा और तीसरा सही है, पहला वाला गलत है। पहला वाला इसलिए गलत है क्योंकि उत्तरी अमेरिका में बसाए गए 13 उपनिवेशों के अधिकांश लोग इंग्लैंड से आए थे, लेकिन उन्हें वो अधिकार नहीं दिए गए जो कि इंग्लैंड में बसे हुए अंग्रेजों से प्राप्त था। इन उपनिवेशों में बसे हुए लोग अंग्रेजी सरकार के अधीन थे। अंग्रेजी सरकार उनसे कर वसूलती थी, करों में वृद्धि होती गई और वाणिज्य व्यवस्था तथा प्रशासन पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए। तो उपनिवेशों ने विरोध करना शुरू कर दिया। वो अपने को अमेरिकी मानने लगे और मांग करने लगे कि उनका राष्ट्र इंग्लैंड से स्वतंत्र होना चाहिए। उस समय के कुछ अंग्रेज और फ्रांसीसी दार्शनिकों ने विचार व्यक्त किए थे कि मनुष्य को कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त हैं।
जिन्हें कोई भी सरकार नहीं छीन सकती। अन्याय के खिलाफ विद्रोह करना ऐसा ही एक अधिकार था। इस अधिकार का उपयोग करने के लिए अमेरिकी नेता थॉमस जेफरसन ने अपने उपनिवेशी साथियों को प्रोत्साहित किया। दूसरा वाला भी सही है। तीसरा भी सही है कि इस घोषणा में कहा गया है कि सभी मनुष्य जन्मतः समान है और मनुष्य को जो जन्मसिद्धि अधिकार प्राप्त है उन्हें कोई नहीं छीन सकता। अंग्रेजी सरकार उन अधिकारों को मानने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए अमेरिकियों ने स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू कर दी। नेक्स्ट है 5 स्टेटमेंट दिए गए जिसमें कि फ्रांसीसी क्रांति के बारे में है और बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। फ्रांस में सामंती सरदार, व्यापारी और चर्च के उच्च पदाधिकारी सभी प्रकार के विशेषाधिकार भोग रहे थे। चर्च और सामंती सरदार जिनके पास बड़ी बड़ी जागीरें थी कर चुकाते थे। फ्रांस का राजा लुई 15वां नए ऋण के नाम पर जनता से धन उगाना चाहता था। 14 जुलाई को हर साल फ्रांस के राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। केवल चौथा सही है कि 14 जुलाई को हर साल फ्रांस के राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाकी तीनों ही गलत है। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस की आम जनता की दशा बड़ी दयनीय थी, जबकि सामंती सरदार और चर्च के उच्च पदाधिकारी सभी प्रकार के विशेषाधिकार भोग रहे थे। यहाँ तक कि जो लोग धनी थे मगर सामंती परिवार के नहीं थे, जैसे कि व्यापारी, उन्हें भी अधिकार प्राप्त नहीं था। चर्च और सामंती सरदार जिनके पास बड़ी बड़ी जागीरें थी कोई भी कर नहीं देता था, केवल आम जनता ही कर देती थी। ऊपर से फ्रांस का राजा लुई 16वां अधिक कर लगाना चाहता था और नए ऋण के नाम पर जनता से धन उगाना चाहता था। लेकिन जब तक फ्रांसीसी दार्शनिकों के क्रांतिकारी विचार आम जनता को स्वशासन के अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर चुके थे तब तक। तो पहला, दूसरा और तीसरा गलत है, चौथा वाला सही है। जनता के प्रतिनिधियों ने अपने को फ्रांस की राष्ट्रीय असेंबली के रूप में गठित किया। 14 जुलाई 1779 को जनता ने पेरिस में बेस्टिल के कैदखाने को तोड़ दिया। हर साल वो दिन फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब ये जो 3 कथन है इस पे विचार करिए और बताइए इनमें से कौन सा सही है। यूरोप में इंग्लैंड और जर्मनी पहले देश थे जिनका स्वतंत्र और संयुक्त राज्यों के रूप में उदय हुआ था। 19वीं सदी के दौरान मजदूरों ने अपने आम हितों की रक्षा और प्राप्ति के लिए अपने संगठन बनाने शुरू कर दिए। ये संगठन मजदूरी संघ यानी ट्रेड यूनियन कहलाए। 1917 में हुई रूस की क्रांति कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के विचारों से प्रेरित थी। बताइए कौन कौन सा सही है। केवल दूसरा और तीसरा सही है, चौथा वाला गलत है कि यूरोप में इंग्लैंड और जर्मनी पहले देश थे। यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस पहले देश थे, ना कि जर्मनी, जिनका स्वतंत्र और संयुक्त रूप से उदय हुआ था, संयुक्त राज्यों के रूप में उदय हुआ था। दूसरा चैप्टर है 18वीं सदी का भारत। प्रश्न है औरंगजेब की मृत्यु के बाद गद्दी के लिए हुए संघर्ष में विजयी कौन हुआ। तो विजयी आप जानते हैं बहादुर शाह हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद गद्दी के लिए हुए संघर्ष में बहादुर शाह विजयी हुआ था। बहादुर शाह का शासनकाल बहुत अल्प शासनकाल था, 1707 से 12 तक। इसमें मराठों और राजपूतों में इसने मेल मिलाप की नीति का अनुसरण किया था। किसने? बहादुर शाह ने। बहादुर शाह ने शिवाजी के पोते शाह को छोड़ दिया जिसको कि औरंगजेब ने कैद किया था। जुल्फिकार, थोड़ा बात करते हैं, सारे ऑप्शन के बारे में दिया हुआ है। जुल्फिकार, फारूक शिया और मोहम्मद शाह। जुल्फिकार जो था ये औरंगजेब का सबसे ऊंचे ओहदे वाला सेनापति था जिसने कि 1712 में जहांदार शाह को गद्दी पर बैठाने में मदद किया था। फारूक शियार 1713 में बादशाह बना। मोहम्मद शाह 1720 में बादशाह बना था। चीन किलिच खां के संदर्भ में ये जो कथन दिए गए हैं उस पर विचार करिए और बताइए कि इनमें से गलत कौन सा है। चीन किलिच खां वो औरंगजेब का मशहूर सेनापति रह चुका था। चीन किलिच खां को निजाम उल मुल्क की पदवी दी गई थी। चीन किलिच खां ने आसफ जाही वंश की नींव डाली। इसने एक विशाल सेना खड़ी की जिसमें कि हिंदुओं और मुसलमानों के अलावा नागा सन्यासी भी थे। तो बताइए कि इनमें से कौन कौन सा गलत है। तो केवल गलत चौथा है, बाकी सारे ही सही हैं। चीन किलिच खां औरंगजेब का एक मशहूर सेनापति रह चुका था। उसे निजाम उल मुल्क की पदवी दी गई थी और उसे दक्कन का सूबेदार बनाया गया था। 1722 में उसे वजीर बनाया गया। वैसे तो उसने अपने को कभी भी स्वतंत्र घोषित नहीं किया, पर उसने एक स्वतंत्र शासक की तरह जरूर से राज किया था। उसने आसफ जाही वंश की नींव डाली चीन किलिच खां ने। उसके उत्तराधिकारी हैदराबाद के निजाम कहलाए। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, जबकि चौथा गलत था क्योंकि वो शक्तिशाली सेना जिसमें कि हिंदुओं और मुसलमानों के अलावा नागा सन्यासी भी शामिल थे, वो अवध के शासकों ने खड़े किया था, ना कि चीन किलिच खां ने खड़ा किया था। आगे है मैच द कॉलम, ये घटनाएं हैं और इस समय में कौन सी घटनाएं हुई थी वो आपको बतानी है। 1556 में हुआ था हेमू और अकबर के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई। 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत की पहली लड़ाई। 1761 में क्या हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। और 1739 को नादिर शाह के द्वारा दिल्ली में कत्लेआम हुआ था।
जनवरी 1739 में करनाल के रण क्षेत्र में मुगल सेना और ईरानी सेना के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें कि मुगल सेना पराजित हुए। नादिर शाह ने दिल्ली में कत्लेआम करवाया था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 21 अप्रैल 1526 को, जिसमें कि बाबर विजयी हुआ था और भारत ने मुगल वंश की नींव डाली। हेमू और अकबर के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 में हुआ था, जिसमें कि हेमू पराजित हुआ। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 14 जनवरी 1761 में, जिसमें कि मराठे बुरी तरीके से पराजित हुए। अहमद शाह अब्दाली ने ही दुर्रानी वंश की स्थापना की थी, ध्यान रखिएगा। दुर्रानी वंश की स्थापना अहमद शाह अब्दाली ने किया था। मुर्शीद कुली खां के संदर्भ में विचार करिए कौन कौन सा सही है। मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां औरंगजेब के मातहत बंगाल का दीवानी था। मोहम्मद शाह ने उसे बंगाल का सूबेदार बना दिया। वो अपनी राजधानी मध्य बंगाल के एक स्थान पर ले गया, जिसे उसने मुर्शिदाबाद नाम दिया। उसने और उसके उत्तराधिकारी नवाबों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर स्वतंत्र शासकों की तरह शासन किया था। बताइए कौन कौन सा सही है। पहला, तीसरा और चौथा सही है। दूसरा गलत है कि मोहम्मद शाह ने उसे बंगाल का सूबेदार बनाया। मोहम्मद शाह ने उसे बंगाल का सूबेदार नहीं बनाया, फारूक शियार ने बनाया था। मुर्शीद कुली खां को बंगाल का सूबेदार फारूक शियार ने बनाया था। वो जल्दी एक तरह से स्वतंत्र शासक बन गया था। नेक्स्ट, ये 4 स्टेटमेंट है, विचार करिए कौन सा सही है इसमें से। राजपूत सरदारों ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया क्योंकि वो उनकी पैतृक भूमि के उत्तराधिकारी में हस्तक्षेप करने लगा था। आमेर की सवाई राजा जयसिंह ने खूबसूरत जयपुर नगर बनवाया और खगोल विज्ञान के अध्ययन के लिए दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन और मथुरा में वेधशालाएं स्थापित की थी। बताइए कौन कौन से सही है। केवल दूसरा सही है, पहला वाला गलत है। राजपूत सरदार अकबर के समय से ही मुगल साम्राज्य को दृढ़ समर्थन देते आ रहे थे, मगर उनमें से बहुतों ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था। इसका कारण ये था कि औरंगजेब उनकी पैतृक भूमि के उत्तराधिकारी में हस्तक्षेप करने लगा था। नेक्स्ट है, सिखों के संदर्भ में बताइए कौन कौन सा सही है। पहला है कि गुरु गोविंद सिंह ने, जो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, लड़ाकू सिखों के एक समूह का गठन किया। दूसरा है कि सिखों ने अपने को 12 छोटे समूहों में संगठित किया, जिन्हें कि मिसल कहते थे। 18वीं सदी के अंतिम दौर में महाराजा रणजीत सिंह ने मिसलों का एकीकरण किया और एक शक्तिशाली राज्य स्थापना की थी। एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। एक बार आप फिर से पॉज करिए और इसको ध्यान से पढ़िए और बताइए कि कौन सा सही है। तीनों ही बिल्कुल सही है। पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, अब बाकी आप जितनी भी इसके एक्सप्लेनेशन है उसको आप वहां पे पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 3 स्टेटमेंट है, विचार करिए। मराठा राज्य की स्थापना शिवाजी ने औरंगजेब के शासनकाल में किया था। बाजीराव प्रथम ने मालवा, उत्तर गुजरात तथा बुंदेलखंड को जीता और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। राजा राम की विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने बेटे को एक प्रतिद्वंदी राजा के रूप में कोल्हापुर की गद्दी पर बैठा दिया था। बताइए, पॉज करिए, समझिए और इसका आंसर करिए। सो राइट आंसर इज फर्स्ट एंड थर्ड, पहला और तीसरा सही है। दूसरा गलत है, क्योंकि बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर हमले किए थे, लेकिन उसने दिल्ली पर कब्जा नहीं किया, क्योंकि अभी भी मुगल बादशाह की काफी इज्जत थी और मराठों ने ये हमले राज्य विस्तार के इरादे से नहीं किया था। उनकी दिलचस्पी मुख्य रूप से उन इलाकों से भू राजस्व का अधिकांश हिस्सा हथियाने का था। पहला तीसरा सही है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद शिवाजी के पोते साहू को कैद से रिहा कर दिया गया था। राजा राम की विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने बेटे को एक प्रतिद्वंदी राजा के रूप में कोल्हापुर की गद्दी पर बैठा दिया, जबकि साहू सतारा में शासन करने लगा। इससे मराठा राज्य के दो दावेदारों के समर्थकों के बीच में युद्ध छिड़ गया। आखिरकार साहू का आधिपत्य क्या हो गया, दृढ़तापूर्वक स्थापित हो गया। मैसूर के संदर्भ में जो ये 2 कथन दिए गए हैं, इस पर विचार करिए। पहला है, 1761 में हैदर अली ने मैसूर के राजा से गद्दी छीन करके राज्य पर अधिकार कर लिया। हैदर अली और उसके बेटे टीपू सुल्तान ने सैनिक प्रशिक्षण और संगठन के आधुनिक तरीकों को अपनाया और आधुनिक किस्म के हथियार बनाने के लिए एक कारखाना खोला। बताइए दोनों में से कौन सा गलत है। दोनों ही सही है, ना तो पहला गलत है ना ही दूसरा गलत है। हैदर अली ने अपना जीवन एक मामूली सैनिक के रूप में शुरू किया था। हैदर अली और उसका बेटा टीपू सुल्तान बड़े ही योग्य शासक थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण सुधार किए। मैसूर भारत का एक अत्यंत शक्तिशाली राज्य बन गया था। अगला क्वेश्चन है, ये युग्म है, इस पर विचार करिए। इसको बताइए कि ये सुमेलित है या नहीं है। तुरानी मध्य एशिया के तुरान प्रदेश से आए सरदार थे। सरदेशमुख साम्राज्य का मुख्य वित्त मंत्री था। वजीर जागीरें बांटने का काम करता था। तुरानी मध्य एशिया की तुरान प्रदेश से आए सरदार होते थे। सरदेशमुख ये गलत है। सरदेशमुख क्या होते थे, दूसरा गलत है, बाकी पहला और तीसरा सही है।
चलिए आइए समझते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है। वजीर जागीर बांटने का काम करता था, इसलिए वजीर के ओहदे पर कब्जा करने के लिए सरदारों के बीच में संघर्ष चला था। मुगल साम्राज्य का मुख्य वित्त मंत्री भी वजीर को ही कहा जाता था। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तीन कथन है। रुहेलखंड प्रदेश में भारत की पश्चिमोत्तर सीमा की पर्वत श्रेणियों से रूस से अफगान लोग बड़ी संख्या में आकर के बस गए थे, उन्हें रूहेला कहते थे। दूसरा है, जुल्फिकार खां और हुसैन अली खां सैयद बंधु के नाम से जाने जाते थे। और तीसरा है, चीन के लिज खां के नेतृत्व में सरदारों के एक दल ने सैयद बंधुओं को उखाड़ फेंका था। तो बताइए कि इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है। पहला वाला सही है कि रूस से अफगान लोग बड़ी संख्या में आकर के बस गए थे, उन्हें रूहेला कहते थे। चीन के लिज खां के नेतृत्व में सरदारों के एक दल ने सैयद बंधुओं को उखाड़ फेंका था। पहला और तीसरा सही है, दूसरा वाला गलत है। दूसरा वाला गलत है। अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां को सैयद बंधु कहा जाता था, चीन के निज खां को नहीं। ठीक है। फर्रुखशियार 1713 में बादशाह बना था। उस समय सैयद बंधु सबसे शक्तिशाली सरदार था। बादशाह ने जब इन सैयद बंधुओं को तोड़ने की कोशिश किया तो उसे 1719 में मौत के घाट उतार दिया गया, मगर जल्दी ही चीन के लिज खां के नेतृत्व में सरदारों के एक दल ने सैयद बंधुओं को उखाड़ फेंका था। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि किसके शासनकाल में जजिया कर खत्म कर दिया गया था। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। जहांदार शाह के शासनकाल में जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था जहांदार शाह के शासनकाल में। जहांदार शाह 1712 में गद्दी पर बैठा था, उसके शासनकाल में जजिया कर समाप्त कर दिया गया था, मगर एक साल से कुछ अधिक समय बाद ही जहांदार शाह को गद्दी से हटा दिया गया था। अकबर महान ने अपने साम्राज्य से जजिया कर की समाप्ति की घोषणा की थी, लेकिन औरंगजेब ने उसे 1679 में पुनर्जीवित कर दिया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि इसे सुमेलित कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन कौन सा एक दूसरे के सुमेलित है। सवाई राजा जय सिंह क्या थे? ये जयपुर का शासक था। क्या था? ये क्या थे? जयपुर के शासक थे। ठीक है। हैदर अली, उसने मैसूर में एक नए राजवंश की नींव रखी थी। हुसैन अली खां सैयद बंधुओं में से एक था, हुसैन अली खां। बाजीराव हैदराबाद का पहला निजाम था। सवाई राजा जय सिंह जयपुर का शासक था। हैदर अली मैसूर में एक नए राजवंश की नींव रखा था, हैदर अली ने। हुसैन अली खां सैयद बंधुओं में से एक है और बाजीराव हैदराबाद का पहला निजाम था। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है ब्रिटिश शासन का उदय और विस्तार। ब्रिटिश शासन का उदय और विस्तार। क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी के संदर्भ में बताइए कौन कौन सा सही है। पहला है, फ्रांसीसियों का प्रधान कार्यालय भारत के दक्षिण पूर्वीय समुद्र तट पर पौंडीचेरी में था। तो आप कहेंगे कि हाँ सही है। इंग्लैंड और फ्रांस की कंपनियों के बीच एक दूसरे के विरोधी होने के कारण झगड़े होते रहते थे। बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलियाई उत्तराधिकार के युद्ध में फ्रांसीसी अंग्रेजों के विरोधी खेमे में थे। ये भी सही है। तीनों ही फ्रांसीसियों के संदर्भ में बिल्कुल सही है। फ्रांसीसियों का प्रधान कार्यालय भारत के दक्षिण पूर्वीय समुद्र तट पर स्थित पौंडीचेरी में था। उस प्रदेश में अंग्रेजों का प्रमुख केंद्र फोर्ट सेंट जॉर्ज था, मद्रास में। इंग्लैंड और फ्रांस की कंपनियों का यूरोप और भारत के बीच व्यापार पर प्रभुत्व स्थापित हो गया। एक दूसरे के विरोधी होने के कारण इनके बीच झगड़े होते रहते थे। 1740 से 48 के मध्य यूरोप में एक युद्ध चला, जिसे कि ऑस्ट्रेलियाई उत्तराधिकार का युद्ध भी कहते हैं, और इस युद्ध में फ्रांसीसी और अंग्रेज परस्पर विरोधी खेमे में थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में बताइए कौन कौन सा सही है। कर्नाटक की राजधानी मद्रास और पौंडीचेरी के बीच स्थित कर्नाटक शहर में थी। सही है। उस समय डुप्ले पौंडीचेरी में फ्रांसीसी कंपनी का मुख्य अधिकारी था। ये भी सही है। रॉबर्ट क्लाइव उस समय अंग्रेज कंपनी में क्लर्क था। ये भी सही है। फ्रांसीसियों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज को लूटा था। ये भी बिल्कुल सही है। कर्नाटक मुगल साम्राज्य का एक सूबा था, मगर लगभग स्वतंत्र हो चुका था। कर्नाटक की राजधानी मद्रास और पौंडीचेरी के बीच स्थित आरकाट शहर में थी। तो पहला वाला कथन सही है आपका। उस समय डुप्ले पौंडीचेरी में फ्रांसीसी कंपनी का मुख्य अधिकारी था और रॉबर्ट क्लाइव क्या था? क्लर्क था अंग्रेजी कंपनी में। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच यूरोप में युद्ध शुरू हुआ था, तो फ्रांसीसियों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज को लूट लिया था। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, विचार करिए इन चारों कथनों में और बताइए कि इनमें से कौन कौन सा सही है। अंग्रेज चांद शाह को कर्नाटक का नवाब बनाना चाहते थे। कर्नाटक में फ्रांसीसी कंपनी के स्थान पर अंग्रेज कंपनी का आधिपत्य स्थापित हुआ। अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष का अंतिम दौर 1756 में तब चला जब यूरोप में 7 वर्षीय युद्ध हुआ था। तो बताइए इनमें से कौन कौन सा सही है। तो आप कहेंगे कि पहला, तीसरा और चौथा सही है। तीसरा और चौथा सही है।
अंग्रेज चांद साहब को कर्नाटक का नवाब बनाना चाहते थे, ये गलत है। पहला सही है। 1748 में यूरोप में संपन्न हुए शांति समझौते के बाद फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों को मद्रास वापस कर दिया था। फ्रांसीसियों के विरुद्ध लड़ाई में कर्नाटक का नवाब मारा गया था। उसी दौरान निजाम की भी मृत्यु हो गई। उत्तराधिकारी को लेकर विवाद पैदा हुए। कर्नाटक के नवाब के पद पर लिए गए दोनों कंपनियों ने अलग अलग उम्मीदवारों को समर्थन दिया। फ्रांसीसियों ने चांद साहब को कर्नाटक का नवाब बनाया। अंग्रेज मोहम्मद अली को नवाब बनाना चाहते थे। इसके लिए अंग्रेज सेना का क्लाइव के नेतृत्व में फ्रांसीसियों से युद्ध हुआ और फ्रांसीसी हार गए। निजाम ने मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब मान लिया। इस तरह कर्नाटक में फ्रांसीसी कंपनी के स्थान पर अंग्रेज कंपनी का आधिपत्य स्थापित हो गया। दूसरा गलत है इसलिए। ठीक है। चौथा सही है। 1756 में शुरू हुआ था यूरोप में 7 वर्षीय युद्ध। अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष का अंतिम दौर था ये, जिसने कि भारत में अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित कर दिया था। अगला, प्लासी के युद्ध के संदर्भ में विचार करिए, चारों कथन में से कौन कौन सा सही है। प्लासी का युद्ध अंग्रेजों और अलीवर्दी खां के बीच में 1757 में हुआ था। तो आप कहेंगे नहीं, ये गलत है। इस युद्ध में जगत सेठ ने मीर जाफर का समर्थन किया था, सही है। इस लड़ाई के साथ भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना की शुरुआत हो चुकी थी, ये भी सही है। बस पहला वाला गलत है। 1757 में हुआ था, जबकि ये आपका प्लासी का युद्ध अंग्रेजों और अलीवर्दी खां के बीच में नहीं हुआ था। प्लासी का युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला के बीच में, ठीक है, अंग्रेजों के साथ में। अलीवर्दी खां का नहीं हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सुजाउद्दौला सफदरगंज के बाद अवध का नवाब बन गया था। पश्चिम बिहार के बक्सर नामक स्थान पर अवध के नवाब ने 2 शरणार्थियों के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की थी। मीर जाफर और शाह आलम ने सुजाउद्दौला के यहाँ पे शरण ली थी। तो बताइए कौन कौन सा इसमें से सही है। तीनों ही बिल्कुल सही है। 1763 में जो लड़ाई हुई थी उसमें बंगाल का नवाब मीर कासिम की सेना हार गई थी और उसने अवध के नवाब सुजाउद्दौला के यहाँ पे शरण लिया था। सुजाउद्दौला सफदरगंज के बाद अवध का नवाब बना था। उस समय शाह आलम ने भी अवध के नवाब के यहाँ पे शरण लिया था। शाह आलम के पिता आलमगीर द्वितीय की हत्या हो जाने के बाद वजीर ने उसे दिल्ली में घुसने नहीं दिया था। इन दोनों शरणार्थियों के सहयोग से सुजाउद्दौला ने अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर की लड़ाई लड़ी थी, जिसमें कि भारतीय सेना की हार हुई थी। आगे बढ़ते हैं। बताइए कि बंगाल पर अंग्रेजों के कब्जे के संदर्भ में कौन कौन सा सही है। हाँ, कौन कौन सा सही है बताइए। 1765 में सुजाउद्दौला और शाह आलम ने इलाहाबाद में एक क्लाइव के साथ में समझौता किया, जिसके अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई थी। तो बताइए क्या ये सही है। तो आप कहेंगे हाँ सही है। कंपनी ने मुगल बादशाह को हर साल 26 लाख रुपए देने मंजूर किया था, जिससे कि वो जल्द ही मुकर गए थे। बिल्कुल सही है। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल पर अंग्रेज कंपनी की वास्तविक सत्ता कायम हुई और नवाब उसकी कठपुतली बन चुका था। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल पर अंग्रेज कंपनी की वास्तविक सत्ता कायम हुई और नवाब उसकी कठपुतली बनकर के रह गई। और ये बिल्कुल सही है। तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है बंगाल पर अंग्रेजों के कब्जे के बारे में। सुजाउद्दौला और शाह आलम ने इलाहाबाद में क्लाइव के साथ में जो समझौता किया था, उसके अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई थी। इससे कंपनी को इन प्रदेशों से राजस्व वसूली के अधिकार भी मिल चुके थे। अवध के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा मुगल बादशाह को दे दिया। मुगल बादशाह विदेशी सैनिकों के संरक्षण में इलाहाबाद में रहने लगे थे, ठीक है। और कंपनी ने मुगल बादशाह को हर साल 26 लाख रुपए देना मंजूर किया, मगर जल्द ही वो अपने वादे से मुकर गई और भुगतान को रोक दिया, ठीक है। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब बना दिया, जो कि उनकी कठपुतली बन करके रह गया। तो इस तरीके से अंग्रेजों की बंगाल पर वास्तविक सत्ता कायम हो गई। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश प्रभाव के विस्तार के संदर्भ में बताइए। 1765 से 1785 के बीच जो ब्रिटिश प्रभाव का विस्तार हुआ था, उस संदर्भ में बताइए कि क्या ये तीनों सही है या फिर नहीं। आरंभ में अंग्रेजों का प्रभाव 3 स्थलों कलकत्ता, बंबई और मद्रास के आसपास के समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों तक सीमित रहा था। 1765 से 1772 तक बंगाल में दोहरी सरकार रही थी, क्योंकि वहां एक साथ 2 सत्ताएं शासन कर रही थी। 1785 में दोहरी सरकार को खत्म कर दिया गया और बंगाल पर कंपनी का सीधा शासन लागू हो गया था। तो बताइए कि कौन कौन सा इसमें से सही है। सिर्फ पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। क्यों गलत है तीसरा। आरंभ में अंग्रेजों का प्रभाव 3 स्थलों कलकत्ता, बंबई और मद्रास के आसपास के समुद्री तटों तक के क्षेत्रों तक सीमित रहा था, मगर 1765 तक वे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के वास्तविक शासक बन गए थे। वहीं पे 1765 से 72 तक का समय बंगाल में दोहरी सरकार का दौर था। दोहरी सरकार में सेना और राजस्व वसूली अंग्रेजों के हाथों में थी और प्रशासन संभालने का काम नवाब के जिम्मे में था। ऐसी स्थिति में अपने अधिकारों को अमल में लाने के लिए नवाब के पास में कोई भी साधन नहीं रह गए थे। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर बना। उस समय अंग्रेजों ने बंगाल में शासन को मजबूत बनाना शुरू कर दिया और 1772 में दोहरी
ब्रिटिश सरकार को खत्म कर दिया गया और बंगाल पर कंपनी का सीधा शासन लागू हो गया। उसी समय कलकत्ता, जो कि कंपनी का प्रमुख केंद्र था, बंगाल की वास्तविक राजधानी बन गई थी और इसी काल में अंग्रेजों ने भारतीय शासकों के झगड़ों में भी उलझना शुरू कर दिया था। चलिए आगे कथन है कि ब्रिटिश सरकार ने तय किया कि कंपनी को भारतीय शासकों के झगड़ों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये है कथन, और इसका कारण दे रहा है कि मैसूर के मामले में हस्तक्षेप न करने की नीति नहीं अपनाई गई थी। तो आप कहेंगे कि ए वाला तो सही है और आर भी अपनी जगह पे सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। अमेरिका की स्वतंत्रता की लड़ाई में ब्रिटेन की हार होने के बाद इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति की आलोचना हुई। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने तय किया कि कंपनी को भारतीय शासकों के झगड़ों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ब्रिटिश संसद ने एक कानून बनाकर के भारत के ब्रिटिश शासकों के ब्रिटिश इलाकों के शासन की एक व्यवस्था कर दी। वॉरेन हेस्टिंग्स के उत्तराधिकारी कार्नवालिस और जॉन शोर ने भारतीय शासकों के मामले में अपने को अलग रखने की कोशिश की। इसे हस्तक्षेप न करने की नीति कहते हैं, लेकिन मैसूर के मामले में हस्तक्षेप न करने की नीति नहीं अपनाई गई। फलस्वरूप क्या हुआ, अंग्रेज मैसूर युद्ध हुआ। इस प्रकार अंग्रेज हस्तक्षेप न करने की नीति पर तभी कायम रहे जब उससे उनका हित साधन होता हो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विचार करिए और बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। सहायक संधि स्वीकार करने वाले भारतीय शासकों को अपने दरबार में एक अंग्रेज अफसर रखना पड़ता था, जिसे कि रेजिडेंट कहा जाता था। दूसरा है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक अवध का नवाब था। तो बताइए कौन कौन सा सही है। सिर्फ पहला वाला सही है। सहायक संधि स्वीकार करने वाले भारतीय शासकों को अपने दरबार में एक अंग्रेज अफसर रखना पड़ता था, जिसे कि रेजिडेंट कहा जाता था। सतही तौर पर सहायक संधि की व्यवस्था भारतीय शासकों को सुरक्षा प्रदान करती थी, मगर असल में ये उसकी आजादी को खत्म कर देती थी, क्योंकि इसके अंतर्गत भारतीय शासक को अपने क्षेत्र में ब्रिटिश फौज रखनी पड़ती थी और उसका खर्च भी देना पड़ता था। इसके अतिरिक्त दरबार में एक ब्रिटिश अफसर भी रखना पड़ता था, जिसे कि रेजिडेंट कहा जाता था। दूसरा कथन गलत है। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था हैदराबाद का निजाम। ठीक है, अवध का नवाब नहीं था। 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश राज्य व्यवस्था राज्य विस्तार के संदर्भ में विचार करिए और बताइए कौन कौन सा सही है। 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश राज्य विस्तार के संदर्भ में पहला है, गवर्नर जनरल मिंटो को उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व भारत में ब्रिटिश प्रदेशों की सुरक्षा के उपाय करने की आदेश दिए गए। दूसरा है, गवर्नर जनरल मिंटो ने नेपाल से लड़ाई की थी। तीसरा है, तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ था। चौथा है, अंग्रेजों ने असम और अफगानिस्तान को भी जीत लिया था। बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला और तीसरा सही है। गवर्नर जनरल मिंटो को उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व भारत में ब्रिटिश प्रदेशों की सुरक्षा के उपाय करने को आदेश दिया गया, और तीसरा, तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ था। मिंटो को गवर्नर जनरल बनाकर के भेजा गया था और ब्रिटिश प्रदेशों की सुरक्षा के उपाय करने के आदेश दिए गए थे। इससे भारत में और पड़ोसी देशों में ब्रिटिश सत्ता का और अधिक विस्तार हुआ। दूसरा कथन आपसे कह रहा था कि गवर्नर जनरल मिंटो ने नेपाल की लड़ाई की, जबकि वो गलत है। मिंटो के बाद मार्क्वेस्ट हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बना था, जिसने कि नेपाल में लड़ाई की थी। नेपालियों की हार हुई और उन्हें अपने राज्य के इलाके अंग्रेजों को देना पड़ा था। काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिडेंट भी रखा गया था। 19वीं सदी, तीसरा भी गलत है। तीसरा आपसे कह रहा था कि नहीं, तीसरा वाला सही था, तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ था। 19वीं सदी के आरंभिक वर्षों में पिंडारी लुटेरे का उदय हुआ था। पिंडारी लुटेरों का, अंग्रेजों ने पिंडारियों के खिलाफ मराठा सेनाओं का इस्तेमाल करने का फैसला किया, लेकिन कई मराठा नेता पिंडारियों को मदद देते थे, तो अंततः पिंडारियों के खिलाफ शुरू हुई लड़ाई जल्द ही तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में बदल गई थी। पिंडारी हार गए थे। अंग्रेजों ने असम को अपने नियंत्रण में ले लिया, लेकिन अफगानिस्तान को ना जीत सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे कह रहा है कि रणजीत सिंह के संदर्भ में विचार करिए और बताइए कि इन तीनों स्टेटमेंट सही है या फिर नहीं। रणजीत सिंह के अधीन पंजाब स्वतंत्र राज्य था। उसने पंजाब में कुशल प्रशासन स्थापित करने का प्रयास किया। अंग्रेजों ने 1809 में रणजीत सिंह के साथ में एक मैत्री संधि की थी। बताइए कौन कौन सा सही है। तीनों ही बिल्कुल सही है। रणजीत सिंह ने एक छोटे मिस्र में 1792 में अपनी सत्ता स्थापित की थी, लेकिन जल्द ही उसने सतलज के पश्चिम के इलाकों की मिस्रों को संगठित करके अपने राज्य का विस्तार एक विशाल क्षेत्र में कर लिया था। उसने सेना का आधुनिक ढंग से गठन किया और पंजाब में कुशल प्रशासन स्थापित करने का प्रयास किया। रणजीत सिंह के शक्तिशाली होने के कारण अंग्रेज भी उसका सम्मान करते थे, इसलिए अंग्रेजों ने 1809 में रणजीत सिंह के साथ में एक मैत्री संधि की, लेकिन 1839 में महाराजा की मृत्यु के बाद स्थिति बदल गई। अब बताइए कि अंग्रेजों की पंजाब विजय के संदर्भ में जो ये तीनों कथन है, क्या वो सही है।
1845 में पहला अंग्रेज सिख युद्ध शुरू हुआ और खालसा की हार के साथ युद्ध समाप्त हुआ। अपने दिमाग में रखिए क्या ये सही है या फिर गलत। दूसरा आपसे कह रहा है कि पंजाब पर जिस समय अंग्रेजों का कब्जा हुआ था उस समय डलहौजी गवर्नर जनरल था। तीसरा आपसे कह रहा है कि 1848 में पंजाब में अंग्रेजों के खिलाफ कई विद्रोह हुए और उसके बाद दूसरा अंग्रेज सिख युद्ध शुरू हुआ। ठीक है, दूसरा अंग्रेज सिख युद्ध हुआ था। बताइए कौन कौन सा सही है? तीनों, तीनों ही बिल्कुल सही है। इस युद्ध के बाद में पंजाब ब्रिटिश संरक्षण में आ गया था, लेकिन दिलीप सिंह गद्दी पर बना रहा था। 1848 में पंजाब में अंग्रेजों के खिलाफ कई विद्रोह हुए और उसके बाद दूसरा अंग्रेज सिख युद्ध हुआ। इस युद्ध में पंजाब की सेना पराजित हुई और अंग्रेजों ने पंजाब को अपने राज्य में मिला लिया। उस समय डलहौजी गवर्नर जनरल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों ने भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए अंग्रेजों ने कौन सी नीति अपनाई थी? कौन कौन सी बताइए। सीधे कब्जा कर लिया था, सहायक संधि थोपना, या विलय नीति के बहाने? सही कौन सा है वो आपको बतानी है। ठीक है, अंग्रेजों ने भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए सीधे कब्जा भी किया, सहायक संधि भी थोपा, विलय नीति भी अपनाई थी। तो ये तीनों ही बिल्कुल सही है। अंग्रेजों ने भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए सीधे कब्जा और सहायक संधि थोपने के अलावा अन्य बहाने भी ढूंढ निकाले थे। विलय नीति ऐसा ऐसा ही एक बहाना था। डलहौजी के कार्यालय में ये तरीका बार बार अपनाया गया था। अंग्रेज अब उन राज्यों को भी ब्रिटिश राज में मिला लेते थे जिसके शासक के कोई भी पुत्र नहीं होते थे। गोद लिए गए पुत्र को उत्तराधिकारी स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिया था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों की सफलता के कारणों के संदर्भ में बताइए क्या ये दोनों सही है? एकता के अभाव के कारण भारतीय राज्य आसानी से ईस्ट इंडिया कंपनी के शिकार हो गए थे। एकता के अभाव के कारण, बताइए क्या ये सही है या फिर गलत? तो आप कहेंगे ये तो बिल्कुल सही है। अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति भारतीय राज्य के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण था। बिल्कुल सही है। कंपनी के अफसरों का अपना एक लक्ष्य था, इसलिए उनमें एकता थी। यहाँ तक कि अंग्रेजों की अति दूर की चौकियां भी एक केंद्रीय नेतृत्व के अधीन था, जबकि भारतीय राज्यों में एकता का नितांत अभाव था। हर राज्य दूसरे के इलाके हड़प करके अपना विस्तार चाहता था। फूट डालो शासन करो की नीति भारतीय राज्यों के पतन का एक महत्वपूर्ण और तत्कालिक कारण था, मगर ये बुनियादी कारण नहीं था, वास्तविक कारण था स्थिर और कुशल राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करने में भारतीय शासकों का असमर्थ होना। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताइए कि इनमें से कौन कौन सा सुमेलित है। नील कपड़ा रंगने में इस्तेमाल होता था। शोरा बारूद बनाने में इस्तेमाल किया जाता था। दीवानी सैन्य विभाग हुआ करता था। दीवानी नहीं, दीवानी गलत है, बाकी ये दोनों पहला और दूसरा सही है। ठीक है, नील इस्तेमाल किया जाता था कपड़ा रंगने में, शोरा जो है बारूद बनाने में काम आता था। ठीक है, और दीवानी ये सैन्य विभाग नहीं होता था, राजस्व वसूल करने का विभाग होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। चौथा चैप्टर है आधुनिक भारत, क्लास 8 का, पुरानी एनसीईआरटी से, ब्रिटिश शासन का प्रशासनिक ढांचा, नीतियां और उनका प्रभाव। यानी अब जो क्वेश्चन आंसर आप सॉल्व करने वाले हैं वो 1765 से 1857 के बीच की घटनाओं से संबंधित है। पहला प्रश्न है आपके सामने कि भू राजस्व के संदर्भ में जो 3 कथन दिए गए हैं इन पे विचार करिए और बताइए कि इनमें से कौन कौन सा सही है। ठीक है, पहला है भू राजस्व ईस्ट इंडिया कंपनी का आय का सबसे बड़ा स्रोत था, जिसका एक बड़ा हिस्सा वो ब्रिटिश सरकार को भेंट करती थी। दूसरा है कि कंपनी राजस्व का एक बड़ा भाग भारत से व्यापारिक वस्तुएं खरीदने में खर्च करती थी। तीसरा है वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में कंपनी ने बंगाल और बिहार में राजस्व वसूली के अधिकार की नीलामी शुरू कर दी थी। तो आप कहेंगे कि ये जो तीनों स्टेटमेंट है ये तीनों ही बिल्कुल ही सही है भू राजस्व के संदर्भ में। कंपनी को अपनी आय के सबसे बड़े स्रोत भू राजस्व का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटिश सरकार को भेंट करना पड़ता था और भू राजस्व के एक भाग का उपयोग भारत से व्यापारिक वस्तुएं खरीदने में किया जाता था। 1767 से कंपनी को हर साल 4 लाख पौंड ब्रिटिश सरकार के खजाने में जमा करने पड़ते थे। कंपनी वस्तुएं इंग्लैंड और अन्य देशों को निर्यात करती थी। इस तरह इस नए शासकों ने ऐसी नीतियां अपनाई कि अधिकतम राजस्व की नियमित वसूली होती रहे। राजस्व वसूली के अधिकार की नीलामी जो व्यक्ति सबसे ऊंची बोली लगाता था उसे एक निश्चित क्षेत्र से राजस्व वसूल करने का अधिकार दे दिया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और दूसरा क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के संदर्भ में विचार करिए और बताइए कि क्या ये तीनों सही है। ये नीतियां ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपनाई गई थी? बिल्कुल नहीं, पहला गलत है। गांवों के मामले में कंपनी द्वारा सीधे नियुक्त किए गए राजस्व अधिकारियों, पुलिस और न्यायिक अधिकारियों जैसे बाहरी लोगों के बढ़ते हस्तक्षेप का दौर शुरू हुआ था। ये सही है। राजस्व की वसूली मुद्रा के रूप में होने लगी थी। ये भी सही है। दूसरा और तीसरा सही है, पहला वाला गलत है।
अगला प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि ये बताइए कि स्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में क्या ये चारों कथन सही है। कथन क्या है, पहले उसके लिए तो आपको ये जानना पड़ेगा। मुगल काल के जागीरदारों की स्थिति इस व्यवस्था में जमींदार से बहुत बेहतर थी। दूसरा है, इस व्यवस्था के कारण खेतीहर मजदूरों की संख्या बढ़ गई थी। तीसरा है, इस व्यवस्था से सरकार की अपेक्षा जमींदारों को ज्यादा फायदा हुआ था सरकार की अपेक्षा। और चौथा है, इस व्यवस्था ने जमींदारों के एक नए वर्ग को जन्म दिया जो कि अंग्रेजों के प्रति वफादार था। बताइए कौन कौन सा सही है इसमें से। तो आप कहेंगे कि इसमें से दूसरा दूसरा तीसरा और चौथा सही है। बाकी पहला वाला गलत है कि मुगल काल की जागीरदारों की स्थिति इस व्यवस्था में जमींदार से बहुत बेहतर थी, ऐसा नहीं था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदार जागीर का मालिक भी बन गया। उसे हर साल एक निश्चित कालावधि में राजस्व की एक निश्चित राशि सरकार को देनी पड़ती थी। इस व्यवस्था में जमींदार की स्थिति मुगल काल की जागीरदार से बहुत बेहतर थी, है ना। जागीरदार जागीर के मालिक नहीं होते थे, ना ही वो उसे बेच सकते थे। जागीरदारों से उनकी जागीर छीनी भी जा सकती थी, वो किसान को जमीन से बेदखल नहीं कर सकते थे। 1799 में जमींदारों को अधिकार दिया गया कि वो लगान ना देने वाले किसानों को जमीन से बेदखल कर सकते हैं और उनकी संपत्ति जब्त कर सकते हैं। फसल ना होने पर किसान लगान नहीं दे पाते थे, जिस कारण काफी बड़ी संख्या में किसानों को बेदखल कर दिया जाता था, जिससे कि खेतीहर मजदूरों की संख्या बढ़ती गई थी। दूसरा वाला सही है। स्थायी बंदोबस्त से सरकार की अपेक्षा जमींदारों को ही सबसे ज्यादा फायदा हुआ था। खेती के लिए नई भूमि प्राप्त हुई, जमींदारों ने भी लगान बढ़ा दिया था, मगर उन्हें सरकार को जो रकम देनी पड़ती थी वो पूर्ववत कायम थी, जैसे था वैसे था। स्थायी बंदोबस्त से कंपनी को नियमित आय होने लगे थे। इस व्यवस्था ने जमींदारों के एक नए वर्ग को जन्म दिया जो कि अंग्रेजों के प्रति वफादार था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय उद्योग और व्यापार के संदर्भ में विचार करिए और बताइए इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा गलत है। ठीक है, कौन सा गलत है। शहरों में बसे हुए शिल्पकार उपयोगी चीजों के अलावा विकास का भी चीज बनाते थे। 17वीं और 18वीं सदियों में जहाज निर्माण के क्षेत्र में भारत का बड़ा नाम था। शिल्पकारी पैतृक पेशा नहीं थी। शिल्पकारों को राजाओं और सामंतों का निरंतर संरक्षण मिलता था। बताइए कौन कौन सा इसमें से गलत है। तो आप कहेंगे कि इसमें से केवल तीसरा वाला गलत है कि शिल्पकारी पैतृक पेशा नहीं थी, बाकी सारे ही सही थे। शहरी उद्योग सुसंगठित थे। शिल्पकारी पैतृक व्यवस्था थी, पैतृक पेशी थी। शिल्पकार एक विशेष उपजाति के होते थे। गुजरात के शिल्पकार श्रेणियों में संगठित थे। वे श्रेणियां उत्पादित वस्तुओं के स्तर पर नजर रखती थी और अपने सदस्यों के कल्याण का ध्यान रखती थी। व्यापारियों से शिल्पकारों को पेशी धन मिलता था। जहाज निर्माण के मुख्य केंद्र थे गोवा, सूरत, मछलीपट्टनम, सतगांव, ढाका और चटगांव। उस काल के एक विद्वान ने लिखा है कि जहाज निर्माण के बारे में उन्होंने यानी भारतीयों ने अंग्रेजों से जितना भी सीखा उससे कहीं अधिक शायद उन्हें सिखाया है। अगला प्रश्न है, कथन 19वीं सदी के पूर्वार्ध में अंग्रेजी शिक्षा की मांग तेजी से बढ़ी और कारण दे रहा है कि अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दिए जाने के कारण अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीयों में और शेष भारतीय जनता में एक खाई पैदा होने लगी। तो बताइए कथन और कारण जो है ये दोनों ही सही है, लेकिन कारण कथन का स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। ठीक है, 19वीं सदी के पूर्वार्ध में अंग्रेजी शिक्षा की मांग तेजी से बढ़ती गई। 1844 में सरकार ने घोषणा किया कि अंग्रेजी जानने वाले भारतीयों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। इससे अंग्रेजी शिक्षा अधिक लोकप्रिय हुई। ब्रिटिश शासकों ने यह भी सोचा कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्ति भारतीय ब्रिटिश शासन के समर्थन बनाने के जो शिक्षा नीति थी वो शिक्षा प्राप्त भारतीय ब्रिटिश शासन के समर्थक बनेगी, लेकिन ब्रिटिश शासकों की ये आशा मिथ्या साबित हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में बताइए कि कौन सा सही है। रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में सरकार और किसान के बीच में कोई बिचौलिया नहीं रहा था, ये सही है। गांव के समूह पुराने जमींदारों के अधीन रहे थे, गलत है। जमींदारों को जमीन पर वंशगत अधिकार दिए गए, ये भी गलत है। सरकार का हिस्सा सदा के लिए निश्चित कर लिया गया, पहला वाला सही है। रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में कि सरकार और किसान के बीच में कोई भी बिचौलिया नहीं रहा था। मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। इस व्यवस्था में सरकार ने जमीन रैयत यानी कि किसानों को दे दिया। जमीन के उपजाऊपन और फसल की किस्म के आधार पर राजस्व 30 साल तक की अवधि के लिए निश्चित कर दिया गया था। पैदावार की कुल कीमत का लगभग आधा हिस्सा सरकार को मिलता था। कितना? आधा हिस्सा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन है आपके पास कि पंजाब और दिल्ली में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई, ठीक है। और दूसरा आपसे कह रहा है कि 1853 में भारत में पहली रेलवे बंबई और थाने के बीच में शुरू हुई थी। भारत में 1853 में टेलीग्राफ की शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये तीन स्टेटमेंट है आपके पास में। और क्या पूछा जा रहा है प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन सही है। तो तीनों स्टेटमेंट में से
दूसरा और तीसरा सही है। पहला वाला गलत है कि पंजाब और दिल्ली में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। पंजाब और दिल्ली में महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी, ना कि रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय उद्योगों के पतन के संदर्भ में बताइए कि कौन कौन सा सही है। ठीक है, ब्रिटिश प्रदेशों में राज्य रजवाड़े के धीरे धीरे खत्म हो जाने के कारण भारतीय उद्योग की बढ़िया वस्तुओं की मांग घटती गई। दूसरा है कि कंपनी का मुनाफा बढ़ाने के लिए उसके एजेंटों ने कपड़ा तथा अन्य वस्तुओं के भारतीय उत्पादकों को मजबूर किया कि वे उनसे बाजार भाव से 20 से 40% तक कम कीमत ले। बताइए, पॉज करिए, बताइए कि कौन कौन सही है। दोनों ही सही है। 19वीं सदी में भारतीय उद्योगों का तेजी से पतन हुआ। कई राजा और सामंत कुशल कारीगरों को नियमित वेतन देकर के अपने आश्रय में रखते थे, मगर ब्रिटिश अफसरों ने भारतीय शिल्पकारों को उसी तरह का आश्रय प्रदान नहीं किया। मशीन से बने सस्ते सूती कपड़ों के आने से भारतीय कपड़ा उद्योग को सबसे बड़ा धक्का लगा। साथ ही भारतीय उत्पादकों को कम कीमत पर अपने उत्पाद बेचने के लिए मजबूर किया गया। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार के भारत में प्रशासनिक नियंत्रण के संदर्भ में विचार करिए और बताइए कि इन दोनों में से कौन सा सही है। पहला है, 1833 के चार्टर एक्ट ने भारत की ब्रिटिश प्रदेशों के सैनिक और असैनिक प्रशासन के सारे अधिकार गवर्नर जनरल और उसकी परिषद यानी काउंसिल को सौंप दिया था। दूसरा आपसे कह रहा है कि 1813 ईस्वी में भारत के साथ अकेले ही व्यापार कंपनी का विशेषाधिकार खत्म हो गया था। तो आप कहेंगे कि इन दोनों में से दोनों ही पूरी तरीके से सही है ब्रिटिश सरकार के भारत में प्रशासनिक संबंध से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ब्रिटिश भारत में न्याय व्यवस्था के संदर्भ में विचार करिए और न्याय व्यवस्था के संदर्भ में बताइए कि क्या ये तीनों सही है। बंगाल रेगुलेशन एक्ट के अनुसार न्यायालयों में भारतीयों के निजी और मालिकी अधिकारों के बारे में फैसला होने लगे थे। दूसरा आपसे कह रहे हैं कि बंगाल रेगुलेशन केवल अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया। तीसरा आपसे कह रहे हैं कि भारतीय कानून व्यवस्था और न्यायालय कार्य प्रणाली को सुनिश्चित बनाने के लिए 1833 में भारतीय विधि आयोग का गठन किया गया था। तो आप कहेंगे कि इन तीनों में से सिर्फ आपका पहला और तीसरा सही है। दूसरा गलत है कि बंगाल रेगुलेशन केवल अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, 1781 में एक एक्ट के जरिए अंग्रेजी कानून के प्रयोग को सिर्फ अंग्रेजों तक सीमित कर दिया गया था, मगर बदली हुई परिस्थितियों में भारतीय प्रजा के लिए सुनिश्चित कानूनों की आवश्यकता महसूस की गई। इस आवश्यकता के लिए 1793 में बंगाल रेगुलेशन एक्ट बना। इस रेगुलेशन में काफी हद तक हिंदू और मुसलमानों के वैयक्तिक कानूनों को शामिल किया गया था। दूसरा कथन गलत है। दूसरा कथन आपसे क्या कह रहा था कि बंगाल रेगुलेशन केवल अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया, नहीं, क्योंकि बंगाल रेगुलेशन को अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं दोनों में प्रकाशित किया गया था। इस प्रकार अस्पष्ट प्रथाओं और शासक की मर्जी पर आधारित न्याय व्यवस्था के स्थान पर लिखित कानूनों और नियमों की न्याय व्यवस्था अस्तित्व में आ गई थी। तीसरा सही है, कानून बनाकर और न्यायालय स्थापित करके जो विधि शासन अंग्रेजों ने शुरू किया था वो भारतीयों के लिए एक नया अनुभव था। ये नया प्रभुत्व, जिसे भारतीय लोग कंपनी बहादुर कहते थे, हार मास का शासक नहीं था। विधि का शासन का अर्थ था कि कानून की दृष्टि में सभी आदमी समान है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में सिविल सर्विस के संदर्भ में बताइए कौन कौन सा सही है। सिविल सर्विस की स्थापना का वास्तविक श्रेय कार्नवालिस को जाता है। सिविल सर्विसेज में प्रवेश पाए तरुणों को शिक्षा देने के लिए 1801 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज शुरू हुआ था। तीसरा है, सिविल सर्विस की स्थापना से ही इसमें नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई थी। बैकग्राउंड नॉइज को प्लीज अवॉइड करिए और बताइए कि इन तीनों में से कौन कौन सा सही है। पॉज करिए, समझिए और इसका आंसर सुनिश्चित करिए। सही जवाब होगा कि इसमें से आपका पहला, दूसरा और तीसरा में से सिर्फ पहला और दूसरा सही होगा। तीसरा वाला गलत है। तीसरा गलत है क्योंकि सिविल सर्विस प्रभावशाली पद और ऊंचा वेतन प्रदान करती थी, इसलिए इंग्लैंड के खानदानी परिवारों के तरुण इसके लिए लालायत रहते थे। सबसे लंबे समय तक कंपनी के डायरेक्टर ही सिविल सर्विस के सदस्यों को नियुक्त करते थे। लंबे समय तक कंपनी के डायरेक्टर ही सिविल सर्विस के सदस्यों को नियुक्त करते थे, इसलिए कंपनी की सिविल सर्विस में इंग्लैंड के कुछ प्रभावशाली परिवारों का वर्चस्व हो गया था। नियुक्ति की यह व्यवस्था 1853 तक चली थी। इसके बाद प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई। पहला और दूसरा सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के संदर्भ में विचार करिए और बताइए कि इन दोनों कथनों में से कौन सा सही है। उस समय विलियम पिट ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, बिल्कुल सही है। पिट इंडिया एक्ट की एक धारा में कहा गया था कि अंग्रेज अब नए इलाके नहीं जीतेंगे, बिल्कुल सही है। दोनों ही तरीके बिल्कुल ही सही है। ठीक है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, उसमें आप देख लीजिएगा क्या है इसका एक्सप्लेनेशन। आगे बढ़ते हैं और ये है मैच द कॉलम और आपको इसको मैच करनी है और बतानी है कि इनमें से कौन कौन सा सही है। कंपनी का भारत के व्यापार पर एकाधिकार कब समाप्त हुआ था? एकाधिकार समाप्त हुआ था 1813 के एक्ट में। कलकत्ता में पुलिस सुप्रिटेंडेंट की नियुक्ति कब हुई थी? 1791 में। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1774 में। और कंपनी का चीन के
व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हुआ था 1833 के एक्ट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में बताइए दोनों में से कौन कौन सा सही है। भारत के मामलों में ब्रिटिश सरकार का ये पहला सीधा हस्तक्षेप था। दूसरा है कि बंगाल के गवर्नर को कंपनी के सभी भारतीय क्षेत्रों का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो बताइए कौन कौन सा सही है। ये तीन दोनों ही सही है, पहला और दूसरा दोनों ही पूरी तरीके से सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन लागू किए गए सामाजिक कानूनों के संदर्भ में विचार करिए। 1800, और बताइए कौन सा सही है। 1829 में बने एक कानून के जरिए सती प्रथा पर रोक लगा दी गई थी, जो कि कार्यवालिस के समय लागू हुआ था। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया गया था। 1843 में कानून बना करके दास प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई थी। बताइए कौन कौन सा सही है। दूसरा और तीसरा सही है, पहला वाला गलत है। क्यों गलत है, यहाँ पे आप पॉज करके इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि बताइए कि ब्रिटिश भारत में आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में विचार करिए। कंपनी की सरकार की सहायता से खुलने वाली पहली शिक्षण संस्थाएं कलकत्ता मदरसा और बनारस संस्कृत कॉलेज है। दूसरा है ब्रिटिश शासकों ने भारत में शिक्षा के विकास के लिए पहला कदम 1813 के चार्टर्ड एक्ट के बाद उठाया था। बताइए दोनों में से कौन कौन सा सही है। दोनों ही बिल्कुल सही है। ठीक है, पॉज करिए और इसको ध्यान से पढ़िए। और ये जो युग्म है इस पे विचार करिए कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। भाईचारा, जमीन पर गांव, बिदारियों का सामूहिक स्वामित्व, महाल गया होता था गांवों का समूह, अंग्रेज नवाब, भारत में रहने वाले सभी अंग्रेज अफसर अंग्रेज नवाब नहीं होते थे। तीसरा मैच नहीं कर रहे हैं, बाकी दोनों ही सही है। ठीक है, तीसरा गलत है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतीय सामंतों का रहन सहन अपनाने वाले अंग्रेजों को नवाब कहा जाने लगा था। ठीक है, चलिए आइए अगले चैप्टर पे आते हैं। पांचवा चैप्टर है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो जो विद्रोह हुए थे उससे संबंधित प्रश्न आपके सामने आएंगे। ये विद्रोह किस स्थान पे हुआ था उससे आपको इसको मैच करनी है। भीलों का विद्रोह किस स्थान पर हुआ था। ये विद्रोह हुआ था आपका मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, है ना। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में हुआ था। गोंडू तथा खोंडो का विद्रोह हुआ था उड़ीसा में। मेड़ो का विद्रोह हुआ था राजस्थान में। संथालों का विद्रोह हुआ था बंगाल तथा बिहार में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे। ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष, धर्म और जाति के नष्ट होने का डर, किसानों और दस्तकारों की बर्बादी, भारतीय सैनिकों की शिकायत। क्या कारण था 1857 के विद्रोह का। ये सारे ही कारण थे 1857 के रिवोल्ट का। इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पोलीगर कौन थे। पोलीगर कौन थे। ये दक्षिण भारत में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले जमींदार होते थे पोलीगर। ठीक है, वहाबियों के संदर्भ में बताइए कि कौन कौन सा कथन सही है। वहाबी के संदर्भ में पहला है कि वहाबी सैयद अहमद के द्वारा स्थापित मुसलमानों के एक संप्रदाय के अनुयायी थे। दूसरा है कि वहाबियों की ब्रिटिश विरोधी गतिविधियां 1830 से लेकर के 1857 के विद्रोह के बाद तक जारी रही थी। बताइए कौन कौन सा सही है। दोनों दोनों ही सही है। ठीक है, इसको पॉज करिए और आप पढ़ सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। छठा चैप्टर है। छठा चैप्टर आपसे पूछेगा क्वेश्चन 1858 के बाद भारत में ब्रिटिश नीतियों और प्रशासन के बारे में। भारत में कंपनी के शासन को कब समाप्त कर दिया गया था। भारत में कंपनी के शासन को 1858 में समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, महारानी विक्टोरिया की 1858 की घोषणा के संदर्भ में जो कथन दिया गया विचार करिए, बताइए कौन कौन सा सही है। महारानी विक्टोरिया द्वारा जारी की गई राज आज्ञा गवर्नर जनरल कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़ करके सुनाई थी। घोषणा में कहा गया था कि प्रशासनिक सेवाओं में किसी भी धर्म और जाति का व्यक्ति प्रवेश पा सकेगा। बताइए कौन कौन सा सही है। दोनों ही सही है। ठीक है, पॉज करिए और इसको पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि ब्रिटिश कालीन भारत सरकार के संदर्भ में ये जो कथन दिया गया है इस पे विचार करिए। 1861 में बने कानून के तहत कार्यकारी परिषद के सामान्य सदस्यों की संख्या बढ़ाकर के 5 कर दी गई थी। तो आप कहेंगे हाँ सही है। केंद्रीय विधान परिषदों को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता था। ये भी बिल्कुल सही है। क्या पूछ रहा है आपसे, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे इनमें से कौन सा सही है। तो दोनों ही सही है। ठीक है, चौथा प्रश्न 1861 के एक्ट के तहत प्रांतीय प्रशासन में हुए परिवर्तनों के संदर्भ में विचार करिए और बताइए कि कौन सा सही है। बंगाल, मद्रास और बंबई प्रांतों के लिए विधान परिषदें बनाई गई। प्रांतीय विधान परिषदों की केंद्रीय विधान परिषद के अधिकारों से अधिक अधिकार दिए गए। प्रांतीय विधान परिषद में कार्यकारी परिषद के सदस्यों के अलावा 4 से 8 तक अतिरिक्त सदस्य होते थे। तो आपसे पूछा जा रहा है बताइए कौन कौन सा सही है। दूसरा वाला गलत है, पहला और तीसरा
सही है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के संदर्भ में विचार करिए और बताइए कि कौन कौन सा सही है। इसके तहत केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषदों के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी, तो आप कहेंगे कि हाँ सही है। जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की व्यवस्था की गई थी, ये भी सही है। विधान परिषदों को कुछ अधिकार दिए गए थे, ये भी सही है। कुछ अधिक अधिक सॉरी 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 जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की व्यवस्था की गई थी, ये गलत है, तीसरा वाला सही है। इसके अतिरिक्त विधान परिषद में कुछ सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से चुन लेने को भी मंजूरी दे दी गई थी, ये सही है। पहला, तीसरा और चौथा सही है, दूसरा वाला गलत है। ठीक है, दूसरा वाला गलत है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की व्यवस्था नहीं की गई थी। काउंसिलों में सरकारी सदस्यों का ही बहुमत होता था। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न आप पे आते हैं। प्रश्न कह रहा है कि इंग्लैंड में भारतीय सरकार पर नियंत्रण के संदर्भ में बताइए। भारतीय सरकार पर नियंत्रण इंग्लैंड से 1870 में भारत और इंग्लैंड के बीच में टेलीग्राफ संबंध स्थापित होने से दैनिक विचार विमर्श संभव हो गया था। 1869 में स्वेज नहर खुल जाने से भूमध्य सागर और लाल सागर एक दूसरे से जुड़ गए, जिससे कि इंग्लैंड और भारत के बीच की इंग्लैंड और भारत के बीच की दूरी काफी कम हो गई थी। बताइए इनमें से कौन कौन सा सही है। दोनों ही बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न। अंग्रेजों द्वारा गठित स्थानीय शासन के संदर्भ में विचार करिए और बताइए कि कौन सा सही है। 1882 के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में जिला बोर्डों का गठन किया गया। 1882 के बाद स्थानीय शासन की संस्थाओं में निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया, मगर उन्हें केवल धनी लोग को ही वोट देकर के चुनते थे। भारतीय नेताओं ने गांव के स्तर पर स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था स्थापित करने की मांग की थी। बताइए कौन कौन सा सही है। तीनों सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश भारत में वित्तीय प्रशासन के संदर्भ में बताइए कि कौन कौन सा सही है। 1860 में बजट की व्यवस्था शुरू की गई और प्रत्येक स्रोत में होने वाली अनुमानित आय का ब्यौरा तैयार किया गया, तो आप कहेंगे कि ये बिल्कुल सही है। अफीम तथा नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार था, ये भी सही है। अदालतों में मुकदमा चलाने के लिए मुद्रांक शुल्क यानी जिसे कि इंग्लिश में स्टैंप ड्यूटी कहा जाता था, स्टैंप ड्यूटी नाम का कर लगाया गया था अदालतों में मुकदमा चलाने के लिए, ये बिल्कुल सही है। तीनों ही सही है, पढ़ सकते हैं आप इसको पॉज करके। आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद सेना के पुनर्गठन के संदर्भ में विचार करिए और बताइए कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है। यूरोपीय सैनिकों और ब्रिटिश सैनिकों की इकाइयों को मिला दिया गया। भारतीयों को दो वर्गों में बांटा गया, एक वर्ग वीर लड़ाकों का और दूसरा वर्ग जो वीर लड़ाके नहीं थे। भारतीय सैनिकों और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात 1:2 रखा गया। बताइए कौन कौन सा इसमें से सही नहीं है। तीसरा वाला सही नहीं है, बाकी दोनों सही है। ठीक है, तीसरा वाला भारतीय सैनिकों और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात 1:2 नहीं रखा गया था। ठीक है, कितना रखा गया था। 2:1 रखा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि 1857 के बाद सिविल सर्विस के संदर्भ में विचार करिए। सिविल सर्विस परीक्षा में बैठने की उम्र 21 वर्ष और फिर बाद में 19 वर्ष कर दी गई थी, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सही है। दूसरा है कि 1886 के बाद प्रांतों के लिए सिविल सर्विस बनी। 1886 के बाद प्रांतों के लिए भी सही है, दोनों ही सही है पूरी तरीके से। आगे बढ़ते हैं। 1857 के बाद भारतीय राजाओं के प्रति ब्रिटिश नीति के संदर्भ में विचार करिए और बताइए कौन कौन सा सही है। 1857 के बाद भारतीय राजाओं के प्रति ब्रिटिश नीति। महारानी विक्टोरिया ने भारत की साम्राज्य की पदवी 1876 के एक्ट के तहत धारण किया था। दूसरा है कि उत्तराधिकारी के नाबालिग होने पर राज्य का शासन अंग्रेज चलाते थे। राज्य के उत्तराधिकार के हर मामले में ब्रिटिश राजसत्ता या भारत में उसके प्रतिनिधि वायसराय की अनुमति प्राप्त करना जरूरी हो गया था। चौथा है राजाओं को अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित करने की अनुमति दी गई। बताइए ब्रिटिश नीति में से कौन कौन सा है। चौथा नहीं है, केवल ये तीनों है। आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ब्रिटिश साम्राज्य का इस्पाती चौखटा किसे कहा जाता था। इस्पाती चौखटा कहा जाता था सिविल सर्विस को। किसको। सिविल सर्विस को कहा जाता था। सिविल सर्विस को ब्रिटिश साम्राज्य का इस्पाती चौखटा कहा जाता था। महत्व के सारे सरकारी पदों पर सिविल सर्विस के लोग ही नियुक्त किए जाते थे। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। टोटल इसमें 7 है। आर्थिक जीवन में परिवर्तन, बैकग्राउंड नॉइज को बिल्कुल अवॉइड करते हुए हम लोग 1858 से 1947 तक की घटनाओं में जितने भी प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों को हम लोग बहुत ही शांतिप्रिय ढंग से करेंगे। ठीक है, चलिए 1858 से 1947 के बीच
कृषि के पिछड़ेपन के लिए इनमें से कौन सा कारण जिम्मेदार था? पॉज करिए, बिल्कुल आराम से धैर्य होकर के पढ़िए। छोटी छोटी जोतें, राजस्व वसूली के लिए अपनाई गई व्यवस्थाएं, किसानों पर कर्ज का बोझ और अकाल। कौन सा कारण जिम्मेदार था? अरे सारे ही तो जिम्मेदार थे। जोतें भी छोटी छोटी जिम्मेदार थी, राजस्व वसूली के लिए अपनाई गई जो व्यवस्था थी वो भी था, किसानों पर कर्ज का बोझ भी था, अकाल भी थे। ये सारे कारण होते हैं। अंग्रेजों ने जिन जमींदारों को पैदा किया हुआ था वो स्वयं कृषि उत्पादन नहीं करते थे। वो क्या करते थे? वो किसानों से राजस्व वसूल करने के लिए जमींदारों को किया करते थे। अक्सर जो भी जिम्मेदारियां होती थी वो दूसरे लोगों को सौंप देते थे। कुछ लोग इसी काम को आगे दूसरे को सौंप देते थे। तो इन सभी बिचौलियों को खेती में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए कृषि कर्म पिछड़ गया। ठीक है। और कृषि के पिछड़ेपन का एक कारण ये भी है कि छोटी छोटी जोतें भी था। उस समय के उत्तराधिकारी के कानूनों के कारण जोतें लगातार बढ़ती गई। उस समय के उत्तराधिकार के कानूनों के कारण जोतें लगातार बढ़ती गई। जैसे जैसे अधिकाधिक लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर हो गए, वैसे वैसे जोतों का अधिकाधिक बंटवारा होता गया। इस कारण अधिकतर किसान अपने परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त अनाज पैदा नहीं कर पाते थे। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में कृषि भूमि का विस्तार हुआ, मगर जनसंख्या वृद्धि के बराबर कुल कृषि उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई। जनसंख्या वृद्धि के बराबर कृषि उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई। साथ ही किसानों पर कर्ज भार लगातार बढ़ता गया और अकालों ने भी स्थिति को और बदतर बना दिया। तो सारे ही कारण। सेकंड क्वेश्चन है, 19वीं सदी के उत्तरार्ध से खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी आने का बताइए कि प्रमुख कारण क्या था। इसको बिल्कुल आराम से पॉज करके पढ़िए और बताइए क्या कारण था। कपास, जूट तथा तिलहन जैसी नगदी फसलों के उत्पादन को अधिक महत्व दिया जाना, जमींदारों द्वारा किसानों की बेदखली संबंधी कानून, अधिकाधिक लोगों का जीविका के लिए खेती पर निर्भर होना, या फिर भारतीय किसानों पर बढ़ता कर्ज का बोझ। तो जो कारण था खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी आने का, वो मेन जो कारण था कपास, जूट और तिलहन जैसी नगदी फसलों के उत्पादन को अधिक महत्व दिया जाना। ये इसका प्रमुख कारण था। सरकार ने व्यवसायिक फसलों के उत्पादन को तो प्रोत्साहन दिया था, लेकिन खाद्यान्नों की कमी की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। इससे भारतीय खाद्यान्नों का एक समुदाय तो कुछ समय के लिए समृद्ध हो गया, लेकिन खाद्यान्नों का उत्पादन क्या हो गया? खाद्यान्नों का उत्पादन घट गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ब्रिटिश भारत में अकाल के संदर्भ में ये जो कथन दिए गए हैं उस पर विचार करिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कारण था ब्रिटिश भारत में अकाल का। भारत में अकाल पड़ने का मुख्य कारण भारतीय किसानों का पूर्णतः मानसून पर आश्रित होना था। बार बार अकाल पड़ने के कारण सरकार ने अकाल आयोगों की स्थापना की। प्रशासकों के मार्गदर्शन के लिए अकाल संहिता भी बनाई गई। दूसरे महायुद्ध के दौरान अकाल पूरे देश में मानसून के एक साथ दगा देने के कारण पड़ा था। तो बताइए क्या कारण थे ब्रिटिश भारत में अकाल पड़ने का। इसमें से आपको बतानी है कि कौन कौन सा सही है। सिर्फ ये तीनों ही सही है, चौथा सही नहीं है कि दूसरे महायुद्ध के दौरान अकाल पूरे देश में मानसून के साथ दगा देने के कारण पड़ा था। बाकी तीनों ही सही है, चौथा गलत है। ऐसा बहुत कम हुआ है कि एक ही साल में सारे देश में मानसून ने दगा दिया हो। दूसरे महायुद्ध के दौरान ये अकाल प्रशासन के गैर इंतजाम के कारण पड़ा था। बाकी दोनों ही कथन सही है। भारतीय किसानों की मानसून पर पूर्ण निर्भरता के कारण उत्पादन की मात्रा सीमित रहती थी और किसी भी वर्ष कम वर्षा होने पर खाद्यान्न की कमी से अकाल के हालात पैदा हो जाते थे। दूसरा भी कथन सही है कि अकाल आयोगों की सिफारिशों को मान करके सरकार ने 1883 में 1 करोड़ 15 लाख रुपए राहत कार्य और बीमा के लिए प्रति वर्ष देने का निर्णय लिया, मगर सरकार समस्या की तह तक नहीं गई थी। उसने 1880 के अकाल आयोग का ये सुझाव नहीं माना कि खेती में लगे हुए अतिरिक्त लोगों के लिए अन्य अवसर खोजे जाएं। तीसरा भी कारण सही है कि लगान माफी, सिंचाई प्रबंधों का विस्तार और प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता देना इस संहिता की कुछ प्रमुख बातें थी। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि कथन है, ब्रिटिश भारत में किसान ऐसी फसलें उगाने लगे जिनकी बाजार में ज्यादा कीमत मिलती थी। कारण इसका दे रहा है कि सिंचाई वाले क्षेत्रों में फसलें पैदा करने में ज्यादा खर्च आता था, क्योंकि किसानों को नहरों के पानी का पैसा देना पड़ता था। बताइए क्या कथन और कारण दोनों सही है? तो आप कहेंगे हाँ दोनों ही सही है, और जो कारण है वो कथन का बिल्कुल सही स्पष्टीकरण कर रहा है। अकाल के समय सिंचाई की समस्या पर हमेशा ही विशेष ध्यान दिया गया। सारे अकाल आयोगों ने सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाने की सिफारिश की। इससे वर्षा के दगा देने पर पड़ने वाली विपदाओं में कमी आई। सिंचाई वाले क्षेत्रों में फसलें पैदा करने में ज्यादा खर्च आता था, क्योंकि किसानों को नहरों के पानी का पैसा देना पड़ता था। इसीलिए किसान ऐसी फसलें उगाने लगे जिनकी बाजार में ज्यादा कीमत मिलती थी। इस प्रकार नगदी फसलों के उत्पादन को क्या किया गया? बढ़ावा दिया गया नगदी फसलों के उत्पादन को।
चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ। और पांचवा क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत में परिवहन क्षेत्र के विकास के संदर्भ में बताइए कि कौन सा सही है। ब्रिटिश भारत में परिवहन क्षेत्र में विकास के संदर्भ में विचार करिए। 19वीं सदी के मध्यकाल तक देश में केवल दो मुख्य सड़कें थी, एक कलकत्ता और दिल्ली के बीच और दूसरी बंबई और आगरा के बीच। दूसरा कह रहा है कि परिवहन के क्षेत्र में जो विकास हुआ वो वस्तुतः भारत की आर्थिक विकास के लिए नहीं था। बताइए कौन कौन सा सही है। आप कहेंगे कि दोनों ही पूरी तरीके से सही है। 19वीं सदी के लगभग मध्यकाल से परिवहन और संचार के साधनों को उन्नत बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया। सड़कें बनाने के अलावा परिवहन और संचार के नए साधनों को विशेष करके रेलवे और टेलीग्राफ को चालू किया गया। दूसरा भी कथन सही है कि ब्रिटिश शासक इंग्लैंड के उद्योगों के लिए भारत को कच्चे माल का स्रोत और इंग्लैंड में उत्पादित वस्तुओं का बाजार बनाना चाहते थे। बंदरगाहों से देश के विभिन्न भागों में माल के तेजी से और आसानी से आवागमन के साधन विकसित करके ही ऐसा किया जा सकता था। इसलिए परिवहन के क्षेत्र में जो विकास हुआ वो वस्तुतः भारत के आर्थिक विकास के लिए नहीं था। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत में रेलवे के विकास के लिए बताइए कौन कौन सा कथन सत्य है। सत्य ही पूछा जा रहा है। हाँ, 4 स्टेटमेंट है और बताइए कि ब्रिटिश भारत में रेलवे के विकास से संबंधित ये कथन। रेलवे लाइनों के निर्माण का मुख्य उद्देश्य बंदरगाहों को देश के ऐसे भीतरी क्षेत्रों से जोड़ना था जो कि अंग्रेजों के आर्थिक हितों की दृष्टि से महत्व के थे। रेलवे पर प्रमुखतः ब्रिटिश कंपनियों का स्वामित्व था। रेलवे ने देश के विभिन्न भागों की वस्तुओं की कीमतों को लगभग एक समान करने में योगदान दिया। या फिर बताइए कि पहली रेलवे लाइन कलकत्ता और बंगाल के पश्चिमी क्षेत्र के बीच बनी थी। तो इन चारों स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपको मालूम चल गया होगा कि इनमें से कौन कौन सा संदर्भ में सही है, पहला और तीसरा। रेलवे लाइनों के निर्माण का मुख्य उद्देश्य बंदरगाहों को देश के ऐसे भीतरी क्षेत्रों से जोड़ना था जो कि अंग्रेजों के आर्थिक हितों की दृष्टि से महत्व के थे। रेलवे ने देश के विभिन्न भागों की वस्तुओं की कीमतों को लगभग एक समान करने में भी योगदान दिया। पहली रेलवे लाइन 1853 में बंबई और थाने के बीच में चली थी। अगले साल कलकत्ता को रेल मार्ग से बंगाल के पश्चिमी क्षेत्र की कोयला खानों के साथ जोड़ा गया। 1856 में मद्रास को अरकाना में अर्को नाम के साथ में जोड़ा गया था। इसीलिए चौथा वाला कथन जो दिया था वो गलत है। रेलवे पर प्रमुखता सरकार का स्वामित्व था, परंतु उनका प्रबंध ब्रिटिश कंपनियों के हाथों में था। रेल मार्गों के निर्माण से समाज में एक नए वर्ग का उदय हुआ। ये वे अकुशल श्रमिक थे जिनको रेल मार्गों के निर्माण और उनके रख रखाव का काम दिया गया। इस नए समुदाय के लोग मूलतः गरीब किसान या फिर भूमिहीन खेतिहर मजदूर थे। रेलवे का निर्माण मुख्यतः ब्रिटिश आर्थिक हितों को ध्यान में रख करके किया गया था। वहीं रेलवे निर्माण के फलस्वरूप देश के विभिन्न भागों में वस्तुओं की कीमतों में भी समानता आई थी। अब अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ब्रिटिश भारत में आधुनिक उद्योगों के संदर्भ में जो कथन दिया गया है ये दोनों उस पर विचार करिए। ब्रिटिश भारत में आधुनिक उद्योगों, ध्यान से पढ़िएगा दोनों ही कथन। आधुनिक उद्योगों पर प्रमुखतः ब्रिटिश कंपनियों का स्वामित्व और नियंत्रण था। दूसरा, औद्योगिक विकास के प्रारंभिक दौर में हर देश को विदेशी प्रतियोगिता से अपने को बचाने के लिए संरक्षण की नीति अपनानी पड़ती थी और ऐसे ही नीति भारत की ब्रिटिश सरकार ने अपनाई थी। बताइए दोनों में से कौन कौन सा सही है। तो आप कहेंगे कि दोनों में से केवल पहला सही है, लेकिन दूसरा गलत है। पहला सही है, आधुनिक उद्योगों पर प्रमुखता। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत में कुछ आधुनिक उद्योग अस्तित्व में आए थे। ये दो प्रकार के थे। कौन कौन से? बागान उद्योग और मशीन उद्योग। इन उद्योगों पर प्रमुखता ब्रिटिश कंपनियों का स्वामित्व और नियंत्रण था। भारतीय भी कुछ उद्योगों के मालिक थे, मगर सरकार से सहयोग न मिलने के कारण भारतीयों के इन उद्योगों का तेजी से विकास नहीं हो सका। औद्योगिक विकास के प्रारंभिक दौर में हर देश को विदेशी प्रतियोगिता से अपने को बचाने के लिए संरक्षण की नीति अपनानी पड़ती थी, परंतु भारत की ब्रिटिश सरकार ने लंबे समय तक इस तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं की, क्योंकि इससे इंग्लैंड के हितों को हानि पहुंचती। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि ये जो दो कथन है उस पर विचार करिए और आप पॉज करिए और विचार करिए। यूरोपियों ने जिन क्षेत्रों में भारतीय स्रोतों का सबसे ज्यादा लाभ उठाया उनमें से एक बागान उद्योग भी था। भारत में लोहा और इस्पात उद्योग की वास्तविक शुरुआत 1870 में हुई। बताइए दोनों में से कौन कौन सा सही है। तो आप कहेंगे सिर्फ पहला सही है, 1870 में वास्तविक शुरुआत नहीं हुई थी। पहला वाला सही है कि बागान उद्योग की शुरुआत 18वीं सदी के अंतिम वर्षों में नील के रंग तैयार करने के साथ हुई थी। भारत से निर्यात की जाने वाली जो वस्तुएं हैं उसमें 1805 तक नील एक प्रमुख चीज हो गई थी। इसके अलावा चाय बागान उद्योग जिसकी स्थापना 19वीं सदी के मध्यकाल में हुई, जल्द ही भारत का सबसे बड़ा बागान उद्योग बन गया था। दूसरा कथन गलत है। दूसरा कथन आपसे कह रहा था कि भारत में लोहा और इस्पात की वास्तविक जो शुरुआत हुई थी वो 1870 में हुई थी। नहीं, भारत में आधुनिक तरीके से लौह गलन की शुरुआत 1874 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। लेकिन भारत में लोहा और इस्पात उद्योग की वास्तविक शुरुआत कब हुई थी? 1905 में हुई थी। वास्तविक शुरुआत 1905 में हुई थी। जमशेदपुर में प्रसिद्ध टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी का कारखाना स्थापित हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय धन के बहिर्गमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बहिर्गमन के संदर्भ में भारतीय धन का भारत सरकार के द्वारा वसूल किए गए राजस्व का एक बड़ा हिस्सा स्वदेश शुल्क के नाम पर इंग्लैंड पहुंचता था, या फिर भारत के ब्रिटिश अधिकारी और वेतन का एक हिस्सा इंग्लैंड भेजते थे और सेवा के अवकाश ग्रहण करने पर उन्हें उनकी पेंशन भारत में भेजी जाती थी। तो क्या भारत धन के बहिर्गमन का ये कारण था? तो आप बताइए कि इन दोनों में से कौन सा सही है। इन दोनों में से दोनों ही बहिर्गमन के कारण थे। ठीक है, दोनों। ब्रिटिश शासन के पूरे दौर में भारत का धन लगातार इंग्लैंड पहुंचता रहा था। ब्रिटिश स्वामित्व के उद्योगों और व्यापार से होने वाला मुनाफा तो इंग्लैंड भेजा ही जाता था। भारत सरकार के द्वारा वसूल किए गए राजस्व का एक बड़ा हिस्सा भी स्वदेश शुल्क के नाम पर इंग्लैंड पहुंचता था। भारत पर शासन करने के लिए इंग्लैंड में जो कुछ भी खर्च होता था वो सब भारत के राजस्व से अदा किया जाता था। साथ ही सेवा से अवकाश के बाद ब्रिटिश अधिकारियों की पेंशन भारत में भेजी जाती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो दो कथन, इस पर विचार करिए। कथन दिया हुआ है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय जनता की प्रमुख विशेषता थी उनकी घोर गरीबी। 1920 में अखिल भारतीय मजदूर कांग्रेस की स्थापना हुई थी। बताइए, 1920 में हुई थी स्थापना? तो आप कहेंगे हाँ, 1920 में हुई थी अखिल भारतीय मजदूर कांग्रेस की स्थापना। एक अनुमान के अनुसार 1947 में प्रति व्यक्ति आय 228 रुपए थी, यानी कि प्रतिदिन 1 रुपए से भी कम आय। हालांकि अलग अलग वर्गों की अलग अलग आय होती थी। जमींदार, कारखाना मालिकों, व्यापारी और मध्य वर्गीय लोगों की आय ज्यादा थी। दूसरा भी सही है कि अखिल भारतीय मजदूर कांग्रेस ने मजदूर आंदोलन को संगठित करने और मजदूर के हितों की रक्षा करने के लिए कदम उठाने का मार्ग प्रशस्त किया था। नेक्स्ट है, यदि उत्पादकों को अपंग बनाया जाए, किसानों पर करों का बोझ लगा दिया जाए और 1/3 राजस्व देश से बाहर भेज दिया जाए तो दुनिया का कोई भी देश स्थायी तौर पर दरिद्र हो जाएगा और उसे बार बार अकाल का सामना करना पड़ेगा। ये कथन किसने लिखा है? ये कथन लिखा है रमेश चंद्र दत्त ने। अगला चैप्टर है कि धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलन और सांस्कृतिक जागृति। धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलन और सांस्कृतिक जागृति। 19वीं शताब्दी के धर्म सुधार आंदोलन के संदर्भ में ये जो कथन है उस पर विचार करिए। इस समय धार्मिक समुदाय में सामाजिक सुधार के जो आंदोलन शुरू हुए वे धार्मिक सुधार के भी आंदोलन थे। दूसरा है, इस समय भारत के धार्मिक तथा सामाजिक सुधारकों ने पाश्चात्य विचारों की अपनी जानकारी के साथ साथ प्राचीन ज्ञान का भी उपयोग किया। बताइए, 19वीं शताब्दी के धर्म सुधार आंदोलन के संबंध में ये दोनों कथन सही है या फिर नहीं? थोड़ा सोचिए, समझिए और विचार करिए। और आंसर सी अगर आप कर रहे हैं कि दोनों ही सही है तो आप बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। ये पहला दूसरा दोनों ही पूरी तरीके से सही है। 19वीं सदी के आरंभिक दशकों के देश के हर भाग में 19वीं सदी के आरंभिक दशकों से देश के हर भाग में ये अधिकाधिक महसूस किया जाने लगा कि भारतीय समाज पिछड़ा हुआ है और इसे सुधारना आवश्यक है। कुछ सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों ने धार्मिक विश्वासों का रूप धारण कर लिया है। 18वीं सदी के अंतिम चरण से कतिपय यूरोपीय तथा भारतीय विद्वानों ने भारत की प्राचीन विद्या का अन्वेषण शुरू कर दिया है। सुधारकों ने अंधविश्वासों तथा अमानवीय प्रथाओं के खिलाफ शुरू किए गए अपने संघर्ष में प्राचीन ग्रंथों के प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। ऐसा करते समय उनमें से अधिकांश ने धार्मिक विश्वास की बजाय तर्क बुद्धि को महत्व दिया। धार्मिक तथा सामाजिक सुधारकों ने पाश्चात्य विचारों की अपनी जानकारी के साथ साथ प्राचीन ज्ञान का भी उपयोग किया। आगे बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय के बारे में बताइए कि कौन सा कथन असत्य है। अब असत्य बताने के लिए आपको पूरा स्टेटमेंट की जानकारी होनी चाहिए। सारे स्टेटमेंट को पढ़िए। राजा राम मोहन राय समाज सुधारकों में अग्रणी थे। राजा राम मोहन राय हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, फारसी और अंग्रेजी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे। इन्होंने वेदों और उपनिषदों के बांग्ला अनुवाद प्रस्तुत किए। इन्होंने मूर्ति पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों को समर्थन दिया। बताइए कौन सा सत्य है? बिल्कुल, अभी जो आपने देखा कि इन्होंने मूर्ति पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों को समर्थन किया तो ये असत्य है। बाकी सारे इनके बारे में सत्य है। राजा राम मोहन राय मूर्ति पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों के समर्थक नहीं थे, बल्कि वो विरोधी थे। उन्होंने एक सर्वशक्तिमान ईश्वर यानी एकेश्वरवादी पर आधारित विश्व धर्म में अपनी आस्था व्यक्त की थी। बाकी उनके बारे में आप जानते ही होंगे भली भांति, और नहीं जानते हैं तो आप यहाँ पे पॉज करके इसको एक बार फिर से पढ़ लीजिए। ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित कथन जो दिया है इस पर विचार करिए। इसने मूर्ति पूजा और निरर्थक प्रथाओं तथा रीति रिवाजों का बहिष्कार किया। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। इसने इस सिद्धांत पर प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। बताइए इनमें से कौन कौन से सही है? तो आप कहेंगे कि इनमें से तीसरा को छोड़कर ये दोनों ऊपर सही है, तीसरा गलत है।
ब्रह्म समाज ने वेदों की त्रुटिहीनता सिद्धांत का प्रचार किया था। ये गलत है, क्योंकि वेदों की त्रुटिहीनता को प्रचारित करने का श्रेय दयानंद सरस्वती के आर्य समाज को जाता है, ना कि ब्रह्म समाज को। ध्यान रखिएगा। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज धार्मिक सुधारों का पहला महत्वपूर्ण संगठन था। इसने मूर्ति पूजा और निरर्थक प्रथाओं की रीति रिवाजों का बहिष्कार किया था। ब्रह्म समाज ने धार्मिक ग्रंथ की व्याख्या के लिए मानव बुद्धि को आधार बनाया और इसी कारण इसने पुरोहित वर्ग के अस्तित्व को अस्वीकारा था। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय के स्त्रियों से संबंधित सुधारों पर विचार कीजिए। राजा राम मोहन राय ने स्त्री जाति से संबंधित कौन कौन से सुधार किए थे? सती प्रथा का अंत किया था, स्त्रियों के लिए शिक्षा और संपत्ति के उत्तराधिकार का समर्थन किया था। बताइए क्या क्या किया था? दोनों किया था, दोनों ही सही है। 1829 में राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों से एक कानून के द्वारा सती प्रथा का अंत हुआ था। उन्होंने बहुपत्नी प्रथा का भी विरोध किया था। वो चाहते थे कि स्त्रियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो और उन्हें संपत्ति का अधिकार मिले। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे आपके केशव चंद्र सेन। ठीक है, केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। देवेंद्र नाथ ठाकुर कौन थे? देवेंद्र नाथ ठाकुर और केशव चंद्र सेन ये दोनों ही ब्रह्म समाज के प्रमुख नेता थे। 1866 में ब्रह्म समाज में विभाजन हो गया और केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। कौन सी समाज की? भारतीय ब्रह्म समाज की। और धार्मिक और सामाजिक मामलों में केशव चंद्र सेन और उनके सहयोगियों के विचार अन्य ब्रह्म समाजियों के विचार से अधिक पुरोगामी थे। उन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक रीति रिवाजों और धर्म ग्रंथों के प्रमाणों को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने अंतरजातीय विवाह और पुनर्विवाह का समर्थन किया और ऐसे विवाह आयोजित किए। उन्होंने पर्दा प्रथा और जाति भेद का भी विरोध किया। ब्रह्म समाज के प्रचार के लिए केशव चंद्र सेन ने मद्रास और बंबई प्रांतों की यात्राएं की और बाद में उत्तर भारत का दौरा किया। यंग बंगाल आंदोलन के संदर्भ में विचार करिए। इस आंदोलन का नेतृत्व हेनरी लुई विवियन डेरोजियो ने किया। इन्होंने फ्रांस की क्रांति और इंग्लैंड के उदार चिंतन के आदर्श प्रस्तुत किए। उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया। बताइए कौन कौन से सही है? तो आप कहेंगे कि पहला और दूसरा दोनों ही सही है, जबकि तीसरा गलत है। 17 साल के तरुण हेनरी लुई विवियन डेरोजियो, जो कि कलकत्ता के हिंदू कॉलेज के अध्यापक थे, उसने अपने विद्यार्थियों के सामने पुरोगामी विचार रखे और साहित्य, इतिहास, दर्शन और विज्ञान के बारे में विचार विमर्श के लिए संगठन बनाया। यही यंग बंगाल या तरुण बंगाल आंदोलन कहलाया, जिसका डेरोजियो ने नेतृत्व किया था। यंग बंगाल के समर्थकों ने सभी प्रकार की परंपराओं का मजाक उड़ाया और ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया। सामाजिक व धार्मिक रूढ़ियों को तोड़ा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्त्रियों के लिए शिक्षा की मांग की। डेरोजियो के विद्यार्थियों ने यंग बंगाल आंदोलन के दौरान एक प्रकार की बौद्धिक क्रांति को जन्म दिया। उन्होंने फ्रांस की क्रांति और इंग्लैंड के उदार चिंतन के आदर्श प्रस्तुत किए। 1831 में डेरोजियो की मृत्यु हो गई। इस संगठन के सदस्य नेतृत्वहीन होने पर भी शिक्षा और लेखन के जरिए पुरोगामी विचार का प्रचार प्रसार करते रह गए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कलकत्ता के हिंदू कॉलेज की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? महत्वपूर्ण योगदान था डेविड हारे का। किसका था? डेविड हारे का। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के संबंध में विचार करिए और बताइए कि कौन सा सही है। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की। इन्होंने संस्कृत के अध्ययन के लिए अन्य निम्न जातियों के विद्यार्थियों को कॉलेज में प्रवेश दिया। अभी जो बाकी आवाज थे वो कम थे, जो अब और आने लगे प्लीज इग्नोर करिए, ध्यान करिए, फोकस करिए क्वेश्चन पे। इन्होंने बालिका शिक्षा हेतु कन्या विद्यालय खोले। और बताइए कौन कौन से इसमें से सही है? पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिए, तीनों सही है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने स्त्री उत्थान के लिए विधवा पुनर्विवाह का कानून बनाने के लिए संघर्ष किया और अंत में उसमें सफलता भी पाई। कलकत्ता में इन्हीं के प्रयासों से 1856 में पहली बार विधवा पुनर्विवाह संपन्न हुआ था। विद्यासागर संस्कृत में अगाध विद्वान थे, इसी कारण उन्हें कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया गया। उन्होंने संस्कृत कॉलेज में आधुनिक पाश्चात्य विचारों पर आधारित शिक्षा शुरू की और संस्कृत के अध्ययन के लिए तथाकथित निम्न जातियों के विद्यार्थियों के लिए भी कॉलेज के द्वार खोल दिए। उसके पहले संस्कृत कॉलेज में परंपरागत विषय ही पढ़ाए जाते थे। विद्यासागर ने कन्याओं की शिक्षा के लिए भी अथक प्रयास किए। जब 1855 में विद्यासागर स्कूलों के विशेष निरीक्षक नियुक्त हुए, तब उन्होंने अपने इलाकों में कई कन्या विद्यालय खोले। एक अंग्रेज ड्रिंक वाटर बेथ्यून से उनका मित्रता के संबंध थे। बेथ्यून ने ही कलकत्ता में 1849 में कन्याओं की शिक्षा के लिए पहला स्कूल खोला था। बेथ्यून ने अन्य सुधारों में विद्यासागर ने बांग्ला भाषा के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें आधुनिक बांग्ला का प्रणेता माना जाता है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को।
अब बताइए कि प्रार्थना समाज के बारे में ये जो कथन है इसमें से कौन कौन सा सही है। 1867 में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। इसके समर्थकों ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। प्रार्थना समाज के नेता ब्रह्म समाज से प्रभावित थे। बताइए कौन कौन सा सही है। तीनों। 1867 में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। महादेव गोविंद रनाडे और रामकृष्ण गोपाल भंडारकर इसके दो प्रमुख नेता थे। प्रार्थना समाज के नेता व समर्थक ब्रह्म समाज से काफी प्रभावित थे। उन्होंने जाति प्रथा और अस्पृश्यता की निंदा की थी। उन्होंने स्त्रियों के उद्धार के लिए काम किया और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। रनाडे ने 1887 में भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की भी स्थापना की थी। रनाडे हिंदू मुसलमान एकता के जबरदस्त समर्थक थे। रनाडे की मान्यता थी कि सामाजिक सुधारों के बिना आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में उन्नति का पाना संभव नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। समाज सुधारक ज्योतिबा फूले से संबंधित जो कथन है क्या वो सही है। ज्योतिबा फूले 1800, इसमें से कौन सा असत्य है वो आपसे पूछ रहा है। ज्योतिबा फूले ने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की, तो आप कहेंगे कि हाँ बिल्कुल की। ज्योतिबा फूले ने पुरोहितों के बिना विधवा समारोह संपन्न कराने की प्रथा चलाई, बिल्कुल सही है। 1848 में निम्न जातियों की कन्याओं के लिए उन्होंने स्कूल खोला, बिल्कुल सही है। असत्य पूछ रहे हो तो जाहिर सी बात है यही असत्य होगा। ज्योतिबा फूले ब्राह्मणों की प्रभुता के समर्थक नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ज्योतिबा फूले ब्राह्मणों की प्रभुता के समर्थक नहीं बल्कि विरोधी थे। आगे बढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में हुए प्रमुख सुधार आंदोलन से संबंधित विचार करिए। 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना हुई। कंडुकोरी वीरेशलिंगम ने दक्षिण भारत में कन्याओं की शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह हेतु कार्य किए। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम नामक संस्था, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम नामक नाम का संस्था की स्थापना नारायण गुरु ने किया था। बताइए क्या दोनों सत्य है। तीनों, तो आप कहेंगे हाँ तीनों बिल्कुल सही है। 1864 में ब्रह्म समाज से प्रेरणा पाकर के मद्रास में वेद समाज की स्थापना हुई थी। चिम्बेटी श्रीधारलु नायडू वेद समाज के प्रमुख नेता थे। उन्होंने ब्रह्म समाज की पुस्तकों का तमिल और तेलुगु में अनुवाद किया। उन्होंने ब्रह्म समाज की तरह वेद समाज ने भी कट्टरपंथी हिंदुओं के अनुष्ठानों और अंधविश्वासों की निंदा की और एक सर्वशक्तिमान ईश्वर में आस्था व्यक्त की। कंडुकोरी वीरेशलिंगम दक्षिण भारत में सुधार आंदोलन के एक अन्य प्रमुख नेता थे। वे ब्रह्म समाज के विशेष करके केशव चंद्र सेन के विचारों से काफी प्रभावित हुए थे। 1876 में उन्होंने सामाजिक सुधार कार्य के लिए समर्पित एक तेलुगु पत्रिका शुरू की थी। उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य कन्याओं की शिक्षा व विधवा पुनर्विवाह के लिए किए गए प्रयास थे। नारायण गुरु ने 1903 में श्री नारायण धर्म परिपालन योगम यानी जिसका शॉर्ट फॉर्म था SNDP संस्था की स्थापना की। नारायण गुरु का जन्म केरल में 1854 में एक एझावा परिवार में हुआ था। नारायण गुरु ने एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर की आवश्यकता पर बल दिया था। दयानंद सरस्वती के संबंध में विचार करिए और बताइए कौन सा इसमें से असत्य है। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूलशंकर था। इन्होंने शक्ति आंदोलन का विरोध किया। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम सत्यार्थ प्रकाश था। दयानंद वेदों के प्रमाण ग्रंथ मानते थे। दयानंद वेदों को प्रमाण ग्रंथ मानते थे। बताइए कौन सा असत्य है। इन्होंने शुद्धि आंदोलन का विरोध किया था, ये पूर्णतः असत्य है। बाकी सारे इनके बारे में सत्य है। आगे बढ़ते हैं। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज की कौन सी मान्यताएं थी। ईश्वर एक है, जाति भेद और सामाजिक असमानता का कोई स्थान नहीं है, वेद परम सत्य है। कौन सा मान्यताएं थी आर्य समाज की। तो आप कहेंगे कि इसमें से आर्य समाज की सभी ही मान्यताएं थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और बताइए कि एंग्लो वैदिक स्कूल और गुरुकुल की शिक्षा पद्धति में क्या मूल अंतर था। एंग्लो वैदिक स्कूल आधुनिक शिक्षा पद्धति, जबकि गुरुकुल प्राचीन शिक्षा पद्धति पर आधारित थे, बिल्कुल सही है। एंग्लो वैदिक स्कूल में हिंदी माध्यम जबकि गुरुकुल में अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दी जाती थी, ये गलत है। एंग्लो वैदिक स्कूलों में लड़कियों के प्रवेश में प्रतिबंध था, बिल्कुल गलत है, जबकि गुरुकुल में ऐसे नहीं था। इनमें से कोई नहीं, केवल पहला सत्य है, ये वाला, बाकी सारे ही असत्य है। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में विचार करिए। स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में बताइए कि कौन सा सही है। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, बिल्कुल सही है। इन्होंने 1893 में अमेरिका के शिकागो नगर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया, बिल्कुल सही है। उन्होंने भारतीय और पाश्चात्य दर्शन का अध्ययन किया, बिल्कुल सही है। तीनों ही पूरी तरीके से सही है। आगे बढ़ते हैं, चलिए यहाँ पे देख लिया जाए। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसका आदर्श वाक्य ईश्वर की आराधना का सर्वोत्तम मार्ग है, मानव जाति की सेवा करना। विवेकानंद ने देश के बाहर जो कार्य किया उससे भारतीय संस्कृति के प्रति विदेशियों का आकर्षण बढ़ा। विवेकानंद ने 1893 में अमेरिका के शिकागो नगर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। कब लिया था? 1893 में। विवेकानंद ने भारतीय और पाश्चात्य शिक्षा का, पाश्चात्य दर्शन का अध्ययन किया था।
उन्होंने नई समाज व्यवस्था लाने के लिए, गरीबी दूर करने और जनता को जागृत करने के लिए भारतीयों से आजीवन प्रयास करने को कहा। बताइए कि 19वीं शताब्दी के मुस्लिम सुधार आंदोलन से संबंधित ये जो 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से असत्य कौन सा है? बताइए। भारतीय मुसलमानों पर पाश्चात्य विचारों और आधुनिक शिक्षा का प्रभाव देर से पड़ा। मुस्लिम समुदाय में मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी ने शिक्षा पर विशेष जोर दिया। मुसलमानों में जागरण की शुरुआत 19वीं सदी के पूर्वार्ध में बरेली के सैयद अहमद और बंगाल के शरीयतुल्लाह जैसे नेताओं के प्रयासों से हुआ। भारतीय मुसलमानों में अंग्रेजी शिक्षा का हिंदुओं की अपेक्षा तीव्र प्रभाव हुआ। बताइए कौन सा इसमें से असत्य है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी असत्य है, बाकी सारे असत्य हैं। मुस्लिम समाज सुधारक सैयद अहमद खां के बारे में विचार करिए। पहला कथन है कि 1864 में उन्होंने अनुवाद समिति की स्थापना की, तो आप कहेंगे कि हाँ। सैयद अहमद खान ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध किया, हाँ किया था। अगला कथन है इन्होंने 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है, सारे ही सही हैं तीनों इसमें से। इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं या फिर आप इसको जो पीडीएफ मिलेगा उस पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से बताइए कि कौन कौन सा सत्य है। दादा भाई नौरोजी और नौरोजी फरदूनजी पारसी धर्म सुधारकों के 2 अग्रणी नेता थे। 1892 में अमृतसर में सिखों ने खालसा कॉलेज की स्थापना की। सिखों ने गुरुद्वारों में सुधार के लिए 20वीं शताब्दी में शक्तिशाली आंदोलन चलाए थे। बताइए इनमें से कौन कौन सा सत्य है? तो आप कहेंगे कि इनमें तीनों ही पूर्णतः सत्य है। ठीक है, पॉज करिए और इसे देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि 1929 में बने शारदा एक्ट का क्या प्रावधान था? शारदा एक्ट में क्या क्या प्रावधान थे? शारदा एक्ट में प्रावधान था कि 14 साल से कम आयु की लड़की और 18 साल से कम आयु का लड़का शादी नहीं कर सकता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 19वीं 20वीं शताब्दी में शिक्षा के संदर्भ में जो कथन दिया गया है, विचार करिए और बताइए कि इनमें से कौन सा सत्य है। 1813 के चार्टर एक्ट में शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। वुड्स डिस्पैच के तहत प्रांतों में लोक शिक्षा विभाग और कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय खोले गए। 1947 में जब भारत आजाद हुआ उस समय केवल 24% पुरुष और 7% महिलाएं ही साक्षर थी। बताइए इनमें से कौन कौन सा सत्य है 19वीं शताब्दी में शिक्षा के संदर्भ में? तो आप कहेंगे कि इनमें से तीनों ही सही है। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ पे हुई थी? 1784 में। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी कलकत्ता में। कहाँ पे हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। 19वीं शताब्दी में लिखे गए साहित्य और कला के संदर्भ में बताइए कि कौन सा कथन असत्य है, उसको छाटिए। इस समय लिखा जा रहा साहित्य प्राचीन साहित्य से विषय वस्तु और शैली दोनों ही रूपों में भिन्न था। असत्य पूछ रहा है तो ये बिल्कुल सत्य है। इस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद जैसे साहित्यकारों ने साहित्य के माध्यम से परंपरागत विचारों का प्रसार किया था। ये आपका इसमें से गलत है। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। सत्य है। इस समय चित्रकला के क्षेत्र में बंगाल शैली का उदय हो गया था 19वीं शताब्दी में। बिल्कुल सही है। असत्य पूछ रहा है यानी सही जवाब है ऑप्शन बी। भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रेमचंद साहित्य के परंपरागत नहीं बल्कि सुधारवादी और आधुनिक विचारों का प्रयास किया था। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का अगुआ कहा जाता है। 19वीं सदी में बड़े स्तर पर आधुनिक भाषा के साहित्य का विकास हुआ। ये साहित्य प्राचीन साहित्य से विषय वस्तु तथा शैली दोनों ही रूपों में काफी भिन्न था। अब पद्य की जगह गद्य को अधिक महत्व दिया जाने लगा था। इसी समय राष्ट्र प्रेम से संबंधित वंदे मातरम और सारे जहां से अच्छा क्रमशः बंकिम चंद्र चटर्जी और इकबाल के द्वारा लिखा गया। 1913 में भारत में वर्धमान राष्ट्रगान के निर्माता रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी कृति गीतांजलि के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पर सर्वोच्च नोबेल पुरस्कार मिला था। इस समय साहित्य के अलावा कला क्षेत्र का भी पर्याप्त विकास हुआ था। अवनींद्रनाथ ठाकुर और दूसरे कलाकारों ने भारत की शास्त्रीय परंपरा की चित्रकला को पुनर्जीवित करने की प्रयास किया था। इन प्रयासों से चित्रकला की जिस शैली का उदय हुआ उसे बंगाल शैली कहते हैं। अगला प्रश्न है कि आधुनिक भारत में विज्ञान के विकास से संबंधित कथनों पर विचार करिए। विज्ञान के विकास से संदर्भित चीज आपसे पूछ रहा है, जिसमें कि पहला स्टेटमेंट आपको दिया है कि भारत में आधुनिक विज्ञान का प्रवेश 19वीं सदी के आरंभ में हुआ था। बिल्कुल सही बात है, 19वीं सदी के आरंभ में हुआ था। 20वीं सदी के तीसरे दशक में इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। 1930 में चंद्रशेखर वेंकटरमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिल गया था। तीनों ही बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी जो ये चीजें हैं चलिए मैं बता देती हूँ आपको।
भारत में आधुनिक विज्ञान का प्रवेश 19वीं सदी के आरंभ में हुआ था। स्वच्छंद करने वाले चिकित्सा विज्ञान के पहले भारतीय विद्यार्थी महेंद्र लाल सरकार थे। कौन थे? महेंद्र लाल सरकार थे। उन्होंने 1876 में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस नामक संस्था की स्थापना की थी। ये विज्ञान का प्रचार प्रसार करने वाली पहली प्रमुख संस्था थी। 20वीं सदी के तीसरे दशक में इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। तीसरे दशक में साइंस कांग्रेस के अधिवेशन में देश के विभिन्न भागों के वैज्ञानिक भाग लेते और एक दूसरे से अपने विचारों को साझा करते थे। इस समय कई अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक पैदा हुए थे। इनमें प्रफुल्ल चंद्र राय, जगदीश चंद्र बसु, मेघनाथ साहा, डी.एन. वाडिया, बिरबल साहनी आदि प्रसिद्ध थे। चंद्रशेखर वेंकट रमन को भौतिकी के क्षेत्र में किए गए अन्य खोज कार्य के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। एम विश्वेश्वरैया, जिनके बांध निर्माण, जल विद्युत के विकास, रेशम उद्योग और तकनीकी विकास के क्षेत्र में किए गए प्रयासों के लिए बड़े महत्वपूर्ण है। कार्य के लिए, सॉरी प्रयास नहीं, कार्य के लिए। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन थे? अमृत बाजार पत्रिका के मोतीलाल घोष थे। कौन थे? मोतीलाल घोष। नेक्स्ट चैप्टर है भारतीय राष्ट्रवाद का उदय। भारतीय राष्ट्रवाद का उदय, ये आंदोलन है, ये संबंधित क्षेत्र, कौन सा आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ तो बताइए कौन सा ये सही मिलन है इसका। देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ था, तो आप कहेंगे हाँ ये सही है। कूका आंदोलन बिहार में नहीं हुआ था। मुंडा आदिवासी आंदोलन बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। कूका आंदोलन कहाँ पे हुआ था? ये आपका पंजाब में सी गुरु राम सिंह कूका के नेतृत्व में चलाया गया आंदोलन था। कूका आंदोलन 1872 में कूका विद्रोह, हीरा सिंह को अंग्रेजों ने तोप से बांध करके उड़ा दिया था। ठीक है, पंजाब में। राष्ट्रीय, चलिए मैं आपको पूरा आंदोलन से संबंधित चीजें बता भी देती हूँ। तो आपने जाना कि कूका आंदोलन पंजाब में सिख गुरु राम सिंह कूका के नेतृत्व में चलाया गया था। 1872 में एक कूका विद्रोह, हीरा सिंह को अंग्रेजों ने कूका विद्रोही हीरा सिंह को अंग्रेजों ने तोप से बांध करके उड़ा दिया था। देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश के सहारनपुर शहर में के नजदीक देवबंद नामक स्थान से चलाया गया था। यहाँ एक विद्या केंद्र की स्थापना की गई जो कि अपने विद्यार्थियों के स्वातंत्र प्रेम और ब्रिटिश शासन के प्रति विद्रोह की भावना उभारता रहा। इसलिए सर सैयद अहमद खान की गतिविधियों का विरोध किया गया। सैयद अहमद मुसलमानों में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार में जुटे रहते थे और ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आंदोलन की आधुनिक शिक्षा के विकास के संदर्भ में बताइए। पॉज करिए और इसको समझिए क्योंकि आवाज बहुत आ रही है, तो बस आप क्या कर सकते हैं, इसको पॉज करके खुद से पढ़िए और फिर मैं जो आंसर बता रही हूँ उससे आप खुद को करेक्ट करें। आधुनिक शिक्षा के प्रसार के राष्ट्रीय चेतना को उभारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस समय उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था जिससे कि देश के विभिन्न भागों को एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने में आसानी हुई। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत में शिक्षा का काफी प्रसार हुआ था। बताइए कौन कौन सा सही है? तीनों ही पूर्णतः सत्य है। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व प्रमुख संस्थाएं कौन सी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व कौन सी थी? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन था, पुणे सार्वजनिक सभा था, बंबई एसोसिएशन, तीनों ही था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इनमें से किस संस्था की स्थापना की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। अब ये जो कथन है उस पर विचार करिए, बताइए कि कौन कौन सा सत्य है। 1878 में शस्त्र कानून बना जिसने कि भारतीयों के शस्त्र रखने पर प्रतिबंध लगा दिया। 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल नामक विधेयक वापस ले लिया था। दोनों में से कौन सा सही है? दोनों ही सही है। अगला प्रश्न है, विचार करिए और बताइए कि कौन सा सत्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज अधिकारी ऐलान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज अधिकारी एलान ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा की गई थी। तो आप कहेंगे क्योंकि इसमें सत्य बतानी है तो इसमें से आप कहेंगे कि ये वाला सही है। कांग्रेस का पहला अधिवेशन बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित हुआ। 1888 में इलाहाबाद में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। सही है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्रथम 3 कांग्रेस अधिवेशनों में सम्मिलित नहीं थे। चौथा गलत है, बाकी तीनों ही सही है। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस की स्थापना में भारत के एक अवकाश प्राप्त ब्रिटिश अफसर एलान ऑक्टेवियन ह्यूम ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। चौथा वाला गलत है। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में जो कि कलकत्ता में 1886 में हुआ था, करीब 450 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और इंडियन एसोसिएशन के अन्य नेता इस अधिवेशन में शामिल हुए थे। अब बताइए कि ये जो कथन है इसमें से कौन कौन सा सही है।
कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, ये भी सही है, दोनों ही सही है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में विचार करिए ये तीनों कथन पे और बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। कांग्रेस के आरंभिक 20 साल प्रायः नरम दौर से गुजर जाने थे, नरम दौर के रूप में जाने जाते हैं, सॉरी, कांग्रेस के आरंभिक 20 साल प्रायः नरम दौर के रूप में जाने जाते हैं। अंग्रेज अधिकारी कांग्रेस को अल्पसंख्यकों का एक संगठन कहकर के पुकारते थे। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल आदि नेताओं ने कांग्रेस की अनुनय विनय नीति का समर्थन किया था। अब बताइए कि इनमें से कौन कौन सा सत्य है। केवल पहला और दूसरा सत्य है, तीसरा असत्य है। आगे बढ़ते हैं। 10वां चैप्टर है स्वराज के लिए संघर्ष। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जो भी चीजें मैं छोड़ रही हूँ वो आप पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आवाज बहुत हो रही है, आप चीजों को समझ में नहीं पाएंगे। भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर के संदर्भ में विचार करिए। इस समय भारतीय नेताओं का एक दल जो उग्रवादी विचारधारा का समर्थक था, गरम दल कहलाया। 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रारंभिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित किया था। बताइए दोनों में से कौन कौन सा सही है। दोनों ही सही है। बंगाल विभाजन से संबंधित थी जो कथन है, इसमें से बताइए कि कौन सा असत्य है। बंगाल विभाजन में जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, सही है। बंगाल विभाजन का दिन सारे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है, सही है। गरम दल और नरम दल के नेताओं ने इस विभाजन के विरुद्ध पृथक पृथक आंदोलन चलाए थे, ये गलत है। आंदोलन के दौरान स्वदेशी और बहिष्कार जैसे नए संघर्ष के तरीके अपनाए गए थे, सही है। असत्य पूछा है तो सी वाला असत्य है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कलकत्ता अधिवेशन 1906 में कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया। क्या लक्ष्य घोषित किया गया था। लक्ष्य था स्वराज प्राप्ति का। नेक्स्ट है 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के दो भागों में विभाजित हो जाने का क्या कारण था। दो भागों में विभाजित होने का कारण था उदारवादी कांग्रेस नेताओं की नीतियां, बहिष्कार की नीति के इस्तेमाल पर मतभेद, आंदोलन के उदय पर मतभेद, ये तीनों ही कारण था। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट से संबंधित कथन में से बताइए कि कौन सा असत्य है। 1909 ईस्वी के इंडियन काउंसिल एक्ट, इस एक्ट के अनुसार केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। कांग्रेस ने 1909 के अपने अधिवेशन में इन सुधारों का स्वागत किया, मगर धर्म पर आधारित पृथक प्रतिनिधित्व का विरोध किया। बताइए इनमें से कौन सा असत्य है। इसमें से असत्य कोई भी नहीं है, सारे ही सत्य है। ठीक है। 1911 में आयोजित हुए दिल्ली दरबार के संबंध में बताइए कि कौन सा सही है। इसमें 1905 में हुए बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। इसमें ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर गई, बिल्कुल सही है। इसमें आपका दोनों ही सही है। 20वीं शताब्दी के आरंभ में हुए प्रमुख क्रांतिकारी आंदोलन के संदर्भ में विचार करिए। इस समय अभिनव भारत सोसाइटी और अनुशीलन समिति प्रमुख क्रांतिकारी संगठन थे। 1912 में क्रांतिकारियों ने वायसराय हार्डिंग पर बम फेंका। काबुल में एक क्रांतिकारी दल ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार स्थापित की थी। बताइए कौन कौन सा सही है। तीनों, तीनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गदर पार्टी का नेता कौन थे। गदर पार्टी के नेता थे लाला हरदयाल। मुस्लिम लीग की स्थापना से संबंधित कथन में से कौन सा असत्य है। बताइए 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, तो आप कहेंगे कि हाँ हुई थी, 1906 में हुई थी। आगा खां और ढाका की नवाब सलीमुल्लाह इसके संस्थापक सदस्य थे, सही है। 1913 में इसने स्वराज हासिल करने का लक्ष्य घोषित किया था, ये भी सही है। तीनों ही सही है, यानी कि इनमें से कोई भी असत्य नहीं है, सब सत्य है। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था। बताइए कौन सा निर्णय लिया गया था। मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अस्थायी विलय हो गया। कांग्रेस का अध्यक्ष एक मुस्लिम व्यक्ति चुना गया। कौन सा निर्णय लिया गया। बताइए मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की गई। एनी बेसन के संदर्भ में विचार करिए और बताइए कौन सा सत्य है। एनी बेसन ने होम रूल लीग आंदोलन चलाया था, तो आप कहेंगे कि हाँ चलाया था। एनी बेसन ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की भी स्थापना की थी, ये भी सही है, दोनों सही है। महात्मा गांधी के संदर्भ में विचार करिए। और बताइए कि कौन सा सही है महात्मा गांधी के संदर्भ में। सॉरी, एनी बेसन ने होम रूल लीग की आंदोलन चलाया था। 1917 में इन्होंने कलकत्ता की, एक ऑप्शन मैंने छोड़ दिया, 1917 में इन्होंने कलकत्ता की कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता चुना था। एनी बेसन ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की, तो इसमें से आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी की एनी बेसन ने स्थापना नहीं की थी, बाकी ये दोनों आपका सत्य है। ठीक है।
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में भी स्वशासन की मांग होने लगी थी, जो कि होम रूल के आंदोलन के नाम से जाना जाने लगा। इस समय समान उद्देश्य से अलग अलग क्षेत्रों में श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में होम रूल लोगों की स्थापना हुई, होम रूल लीग की, जिसमें दिसंबर 1917 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। एनी बेसेंट को इसका अध्यक्ष चुना गया। वो कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। महात्मा गांधी के संदर्भ में विचार करिए और बताइए कौन सा इसमें से सत्य होगा, कौन कौन सा। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए उन्होंने वहां पे भारतीयों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ संघर्ष किया। गांधी जी 1915 में भारत लौटे। गांधी जी का भारत में चंपारण आंदोलन प्रथम आंदोलन था। बताइए कौन कौन सा सही है इसमें। तीनों ही सही है गांधी जी के बारे में। आगे बढ़ते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो 1919 में आया था, इसके अंतर्गत बनाए गए कानूनों के संदर्भ में क्या ये दोनों विचार जो दिए हैं वो सत्य हैं। अब केंद्रीय मंत्रिमंडल की दो सदन बनाए गए, विधान परिषद और राज्यसभा। प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया गया। बताइए क्या सत्य है ये, तो आप कहेंगे हाँ सत्य है। आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में विचार करिए और बताइए कौन कौन सा सत्य है। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। लोग जलियांवाला बाग में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में एकत्रित हुए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया था। बताइए कौन कौन सा सत्य है। सारे ही सत्य हैं। अभी जो कथन है इसमें से बताइए कि कौन सा असत्य है। खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था। खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ, आप कहेंगे हाँ। इस आंदोलन को चलाने के लिए जो खिलाफत कमेटी बनी थी उसमें गांधी जी भी शामिल थे। खिलाफत आंदोलन तुर्की के प्रति हो रहे अन्याय के खिलाफ चलाया गया था। सही है। खिलाफत आंदोलन से हिंदू मुसलमानों के बीच में पुनः दूरी बढ़ गई, ये गलत है। इसमें असत्य पूछ रहा है तो सही जवाब होगा डी। इनमें से 1920 में नागपुर अधिवेशन में किस आंदोलन के प्रस्ताव को पास किया गया था। 1920 के नागपुर अधिवेशन में बताइए। असहयोग आंदोलन को पास किया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान देश में आंदोलन हुए। इन्हीं में मोपला विद्रोह भी एक प्रमुख विद्रोह था। तो बताइए मोपला विद्रोह किस क्षेत्र से संबंधित था। केरल से। मोपला विद्रोह कहां पे हुआ था, केरल में। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। चौरी चौरा कांड के दौरान ले लिया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है इसमें राष्ट्रीय आंदोलन। अब जो भी क्वेश्चन आपके पास आएंगे वो 1923 से 1939 के होंगे। भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना इनमें से किन कारणों से की गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना बताइए। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना, काउंसिलों में प्रवेश कर अंग्रेजों को मनमाने ढंग से कार्य न करने हेतु भारतीयों द्वारा इस आशय की अनुभूति की उन्होंने प्रशासन का अनुभव प्राप्त करना चाहिए। तो जो कारण था वो ये दोनों कारण था, ये कारण नहीं था। 20वीं शताब्दी के किसान और मजदूर आंदोलन के संदर्भ में विचार करिए। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने बारडोली के किसानों के संघर्ष का नेतृत्व किया। 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना हुई थी। नारायण मल्हार जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। बताइए कौन कौन सा सत्य है। तीनों ही पूर्णतः सत्य है। आगे बढ़ते हैं। पीडीएफ मिल जाएगा आपको क्योंकि शोरगुल बहुत है। अब ये जो दो कथन है इस पर विचार करिए। एम.एन. रॉय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। बताइए कौन कौन सा सत्य है। दोनों। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी संगठनों के संदर्भ में कौन सा सही है। सचिन सान्याल और जोगेश चटर्जी ने मिलकर के हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना हुई थी। बताइए कौन कौन सा सत्य है। दोनों ही सत्य है। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा हुआ नहीं है। रामप्रसाद इसमें से जुड़े हुए हैं ही, रोशन सिंह भी है, भगत सिंह नहीं है, अशफाक उल्ला खां है। तो सही जवाब होगा भगत सिंह, जो कि षड्यंत्र से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से किसने बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था। किसने फेंका था बताइए। भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। किसने फेंका था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। 1927 में साइमन कमीशन का गठन का प्रमुख उद्देश्य क्या था। 1927 में प्रमुख उद्देश्य था संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना।
साइमन कमीशन के संदर्भ में विचार करिए और बताइए कि इनमें से कौन कौन सा सत्य है। इस कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। कांग्रेस ने इस कमीशन का बहिष्कार किया था। साइमन कमीशन के सहयोग के लिए बनाई गई कमेटी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक सदस्य के रूप में शामिल थे। बताइए कौन कौन सा सत्य है। तो आप कहेंगे कि तीनों ही सत्य हैं। 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के संबंध में ये जो कथन है इस पर विचार करिए और बताइए कि कौन सा सत्य है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन के दौरान पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया था। लाहौर अधिवेशन के दौरान 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया था। बताइए कौन कौन सा सत्य है। दूसरा और तीसरा सत्य है, पहला असत्य है। अब ये जो कथन है इस पर विचार करिए और बताइए कि कौन सा सत्य है। 12 मार्च 1930 की तिथि महात्मा गांधी के द्वारा दांडी मार्च शुरू करने हेतु जानी जाती है। 12 मार्च 1930 गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत वर्धा आश्रम में किया था। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने गुजरात के तट पर पहुंच करके नमक कानून का उल्लंघन किया। बताइए कौन कौन सा सत्य है। नमक कानून का तो उल्लंघन 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने गुजरात के तट पर पहुंच करके किया था, सही है। 12 मार्च को 1930 को महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च शुरू करने को जानी जाती है, दोनों सही है। लेकिन गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत वर्धा आश्रम से नहीं किया था। कहां से किया था। साबरमती। 12 मार्च 1930 को गांधी जी द्वारा शुरुआत की गई थी और साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था खान अब्दुल गफार खान ने उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। 1930 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस उद्देश्य के लिए आयोजित किया गया था। 1930 में। पॉज करिए और बताइए कौन सा सत्य है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए आयोजित किया गया था। गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में विचार करिए। ब्रिटिश सरकार सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार सभी कैदियों को रिहा करने को सहमत हो गई थी। कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। गांधी इरविन समझौते के तहत कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दिया। बताइए कौन कौन सा सत्य है। कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। गांधी इरविन समझौते के तहत कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दिया था। 1939 में इनमें से किसे ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया था। 1939 में। बताइए। जवाहरलाल नेहरू को। मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान के नाम से अलग राज्य बनाने की मांग करने वाला प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ था। 1940 में पारित हुआ था। 1935 के भारत सरकार कानून की विशेषताओं के संबंध में विचार करिए। एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना, ब्रिटिश भारत की 50% जनता को मताधिकार प्रदान किया गया, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की समाप्ति। बताइए कौन कौन सा सत्य है। सिर्फ ये वाला एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना, बाकी सत्य है। 1935 के भारत सरकार कानून के अंतर्गत फरवरी 1937 में हुई प्रांतीय चुनावों के संदर्भ में प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में सरकार बनाई थी। बताइए। कांग्रेस ने 9 प्रांतों में सरकार बनाई थी। नेक्स्ट अगला चैप्टर है और लास्ट चैप्टर है आधुनिक भारत का, जो पुरानी एनसीईआरटी क्लास 8 का स्वतंत्र भारत। क्वेश्चन है 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों से त्याग पत्र दे दिया था, जिसका कारण क्या था। कारण था ब्रिटिश सरकार के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीयों की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल करना। अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। तो गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रही किसे चुना था। प्रथम सत्याग्रही चुना था विनोबा भावे को। क्रिप्स मिशन के संदर्भ में विचार करिए। बताइए कि कौन सा सही है। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया। इस मिशन का उद्देश्य भारत में पूर्ण स्वतंत्रता स्थापित करना था। बताइए कौन सा सत्य है। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था, दूसरा असत्य है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को बंबई में किस प्रस्ताव को पास किया गया था। बताइए बंबई में किस प्रस्ताव को पास किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बहिष्कार का प्रस्ताव, गलत है ये। क्रिप्स मिशन के द्वारा प्रदान किए गए जाने वाले डोमिनियन स्टेट्स के विरुद्ध प्रस्ताव, नहीं। व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने का प्रस्ताव, नहीं। भारत छोड़ो प्रस्ताव, ध्यान रखिएगा। किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा लगाया था। भारत छोड़ो आंदोलन में लगाया था। भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में विचार करिए, बताइए कि इनमें से दोनों में से कौन कौन सा सही है। यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त था। तामलुक बंगाल में प्रदर्शन के दौरान मातंगिनी हजारा को गोली मार दी गई थी। बताइए कौन सा सत्य है। दोनों। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। किन किन जगहों पर की गई थी।
समानांतर सरकार की स्थापना बलिया में किया गया था, तामलुक में और सतारा में किया गया था। अब ये जो कथन है इस पर विचार करिए। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। रासबिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज की महिलाओं की एक रेजिमेंट बनाई गई थी। बताइए कौन कौन सा सत्य है? तो आप कहेंगे कि इनमें से आपका कौन कौन सा सत्य है? दूसरा और तीसरा, पहला वाला गलत है। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना नहीं की थी। 1929 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थकों ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। बताइए आजाद हिंद फौज के किन अफसरों पर लाल किला का मुकदमा चलाया गया था? थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तीनों ही सही है ये। 1929 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। रासबिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज में महिलाओं के लिए रेजिमेंट बनाई गई थी। तीनों सही है, ठीक है, ध्यान रखिए तीनों सही है। 1939 उसको मैंने 29 पढ़ा तो मैंने 29 ही समझा था, इसलिए मैंने उसको गलत बताया। आजाद हिंद फौज के किन अफसरों पर लाल किला मुकदमा चलाया गया था? बताइए किन अफसरों पर चलाया गया था? जनरल मोहन सिंह पर चलाया गया था, जनरल शाहनवाज पर चलाया गया था और जीएस ढिल्लों पर चलाया गया था। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? कितना कंफ्यूजन रह रहा है। आजाद हिंद फौज के किन अफसरों पर लाल किला मुकदमा चलाया गया था? किन किन अफसरों पर? जनरल मोहन सिंह पे नहीं चलाया गया था, ठीक है, सॉरी, ये जनरल शाहनवाज पे, प्रेम सहगल पे चलाया गया था और ढिल्लो पे चलाया गया था, मोहन सिंह पे नहीं चलाया गया था। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? फरवरी 1946 में हुआ था। कैबिनेट मिशन 1946 के संबंध में विचार करिए, बताइए कि कौन सा सत्य है। इसे भारतीयों को सत्ता सौंपने की शर्तों के बारे में बातचीत करने के लिए भेजा गया था। इस मिशन ने भारत में 2 स्तरों वाली एक संघीय योजना का प्रस्ताव किया। इसके आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। बताइए तीनों सही है। माउंटबेटन योजना आधार बनी थी किसकी? किसकी आधार बनी थी? देश के विभाजन की। किसकी? देश के विभाजन की। अब कथन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकारा। कारण दे रहा है कि वो द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी। नहीं, कथन सही है लेकिन कारण गलत है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकारा था इसलिए नहीं कि वो द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी, बल्कि इसलिए कि सांप्रदायिक दंगों के बढ़ते खतरों से निपटने का यही एक विकल्प था। तो ठीक है, यहीं से आपका जो क्लास 8 की पुरानी एनसीईआरटी है उसमें से आपका आधुनिक भारत पूरी तरीके से खत्म होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्लास